अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आज की हमारी सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर मार्च बैच की पहली ओरिएंटेशन क्लास में। इसे आप एज अ डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। आज की क्लास में आपको कंप्लीट कोर्स के बारे में बताया जाएगा कि कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे होंगे, कोर्स की टाइमिंग्स क्या होंगी, ये कोर्स किसके लिए है किसके लिए नहीं है, और हमारा कोर्स कब तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के लिए क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और इसके साथ साथ कोर्स में जो भी हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ें कवर करेंगे, ये सारा कुछ आज के इस कोर्स में आपको आज के सेशन में गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, 1 से 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे, तब तक बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर लें। और कोऑर्डिनेटर प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर दें अपने अपने स्टूडेंट्स को कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास ज्वाइन कर लें। देन हम लोग प्रॉपर क्लास की तरफ चलते हैं। और क्लास शुरू होने से पहले एक चीज़ और बता दूं जी, आप सब लोगों के जो माइक्स हैं वो एक दफ़ा म्यूट किए गए हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई न्यू स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करता है तो आपका जो माइक है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, तो फिर बाकी स्टूडेंट्स को उससे डिस्टर्बेंस होती है। आपको तो कई दफ़ा नहीं पता चलता कि हमारा माइक ओपन है या बंद है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग क्लास उससे फिर प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए माइक्स क्लास के शुरू में बंद कर दिए जाते हैं। जैसे ही मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा, मेरा लेक्चर पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बिल्कुल फ्रीली क्वेश्चन आंसर सेशंस जो हैं वो रखेंगे। और आप लोग कोई भी सवाल हो आप लोग लिख के पूछना चाहें, आपकी स्क्रीन के ऊपर चैट बॉक्स मौजूद है, आप ड्यूरिंग लेक्चर भी लिख सकते हैं, सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग ऑरली माइक के जरिए सवाल पूछना चाहें तो वो आप क्लास के एंड पे जब मैं अपना लेक्चर पूरा कर लूंगा तो फिर आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं ऑरली। ठीक है, और बस अब 1 से 2 मिनट वेट करते हैं, बाकी सब लोग ज्वाइन कर लें, देन हम क्लास कंटिन्यू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ठीक है जी, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे इंशाल्लाह। हम लोग जो है अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बेशक आप लोग भी थके हुए होंगे, रमज़ान है, लेकिन कोशिश आपने करनी है, प्रॉपरली एक्टिवली आप लोगों ने लेक्चर अटेंड करना है ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आए। और मेरी तरफ से भी ये कोशिश होगी कि मैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर करूं, ताकि ना तो आप लोग बोर हों और ना ही आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। अच्छा, ये स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्क्रीन भी प्रॉपरली नज़र आ रही होगी, आप लोगों को आवाज़ भी प्रॉपरली आ रही होगी। फिर भी इस दौरान अगर किसी भी भाई को वीडियो में यानी कि स्क्रीन में कोई मसला है,
ठीक है, तो भी आप अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्हें बता सकते हैं कि जी मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। वो आपको असिस्ट कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे कि इस सिलसिले में हम लोग आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। मेनली तो जो इशू होता है वो इंटरनेट वगैरह का ही होता है, या आपके एंड पे या मेरे एंड पे, लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेटर्स आपको असिस्ट कर देंगे। और इसके साथ साथ ये चैट बॉक्स मैंने अभी आप लोगों के सामने ओपन किया है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन साथ लाख जो है वो लिख कर सेंड कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप ओरल क्वेश्चंस कर सकते हैं क्लास के एंड पे, और यहाँ पर आप लोग अपने रिटर्न क्वेश्चंस भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं क्लास के दौरान ही वक्तन फवक्तन उनका जवाब देता हूँ। अच्छा जी, स्लाइड्स अब मैं शेयर कर रहा हूँ। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है। डेमो क्लास, ओरिएंटेशन क्लास, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं, देन फिर हम लोग इस चीज पे आते हैं। हमारे कोर्स का नाम है जी सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर। आईबी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। हमारा इंस्टीट्यूट कोई लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। टैक्स, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, डिजिटल ट्रेनिंग्स और इसके अलावा बुक कीपिंग वगैरह पे हम लोग अच्छी खासी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो कि हमारे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं। इससे ज्यादा मैं इदारे के बारे में और ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा। कोर्स पे चलते हैं जी। हमारे कोर्स की ड्यूरेशन है तकरीबन 4 से 5 महीने। इसमें जो टोटल लेक्चर्स हुआ करेंगे हमारे, वो करीब 48 से 60 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, नियरली 60 लेक्चर्स लाजमी होते ही हैं हमारे। कई दफा इससे ज्यादा भी हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हर आने वाले दिन कोई ना कोई नई तब्दीली आ रही होती है हमारे मुल्क में के कवानीन में, या कंपनीज एक्ट में कोई तब्दीली आ जाएगी, कॉरपोरेट में कोई तब्दीली आ जाएगी, या फिर टैक्स के कवानीन में कभी सेल टैक्स में कोई तब्दीली आ जाएगी, कभी इनकम टैक्स में कोई तब्दीली आ जाएगी। आप में से जो लोग इनकम टैक्स, सेल टैक्स वगैरह के कामों के साथ ऑलरेडी थोड़े से वाबस्ता हैं, उन्हें मेरी बात जरा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। जैसे कि रिसेंटली अभी आपने देखा है कि सेल टैक्स की बात करें तो उसके अंदर डिजिटल इनवॉइसिंग का एक फीचर जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है कुछ टाइम पहले। तो एक वो नई चीज है, अब सब लोगों को इसे सीखने की जरूरत है। कैसे हम लोग अपने क्लाइंट को इसके बारे में असिस्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो मैनुअल इनवॉइसिंग से फौरी तौर पर डिजिटल इनवॉइसिंग पर शिफ्ट हों, ये एक सारा कुछ न्यू है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें आप देखते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो सालाना करना लाजमी कर दिया था सेल टैक्स में। फिर एक क्यूआर कोड जो है वो डाल दिया था, वो खैर उसको निकाल दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। इसी तरीके से अगर आप इनकम टैक्स देखते हैं तो इनकम टैक्स में भी छोटी मोटी तब्दीलियां आती रहती हैं। और कंपनीज एक्ट की बात करें, या फिर आप कंपनीज का जो पोर्टल होता है इजी फाइल, जिसपे हम लोग कंपनीज के एससीसीपी के सारे काम करते हैं, उसमें बिल्कुल आए दिन तब्दीलियां आती रहती हैं। रिसेंटली हमारे जो फॉर्म्स हैं, जो हम लोग एनुअल फॉर्म्स फाइल करते हैं, एससीसीपी के फॉर्म 29 हो गया, फॉर्म 28 हो गया, ठीक है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, इन सब में तब्दीलियां आई हैं। फॉर्म 29 खत्म हो चुका है, उसकी जगह फॉर्म 9 आ गया है। फॉर्म 28 की जगह पर अनेक्जर टू फॉर्म 9 आ गया है। तो ये सारी तब्दीलियां हमें वक्तन फवक्तन अपने कोर्स में शामिल करना पड़ती हैं, और यही असल मकसद है हमारे कोर्स का। अगर मैं आपको वो चीजें पढ़ाना शुरू कर दूं जो आज से 1 साल पहले की थी, तो उससे आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। जो चीजें 1 साल पहले खत्म हो चुकी हैं, कवानीन में से निकाल दी गई हैं, ओमिट हो चुकी हैं, वो कहीं इस्तेमाल ही नहीं होंगी। और जब वो चीजें इस्तेमाल ही नहीं होंगी, तो फिर आपका पढ़ा या ना पढ़ा एक बराबर है। तो इस चीज का आपने भी हमेशा ख्याल रखना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपने इस चीज का पूरी तरीके से ख्याल रखना है कि आपका जो नॉलेज है या जो आपका कंटेंट है, जहां से आपको पढ़ाया जा रहा है, वो टोटली अपडेटेड हो और नए कवानीन के मुताबिक हो। तभी इस चीज का फायदा होता है। और हमारी लेक्चर ड्यूरेशन हुआ करेगी जी 1.5 घंटा तकरीबन, ठीक है, जिसमें से 1 घंटा, 1 घंटे के राउंड अबाउट, या 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा मैं पढ़ाया करूंगा। और लास्ट 30 मिनट्स तकरीबन वो आप लोगों के लिए होंगे, उसमें आप लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो करंट बैच है जिसमें आप लोग इनरोल होने जा रहे हैं, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी एक ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो मेरा बैच इससे पहले कोई बैच होता है ना, लाइक मैं 6 से 8:30 भी पढ़ाता हूँ। इसी तरीके से मैं 8:30 से तकरीबन 10 बजे तक भी पढ़ाता रहा हूँ। डिफरेंट बैचेस चलते हैं। तो उन बैचेस में क्या होता है कि मैं एक बैच खत्म करके उसके बाद मैंने अगली क्लास की तरफ जाना होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम होता है सवाल जवाब करने के लिए, मैक्सिमम 30 मिनट्स होते हैं। लेकिन जो मेरा लास्ट बैच होता है, जैसे कि अभी आप लोगों का बैच है, यानी कि दिन में जो सबसे लास्ट बैच होता है, अब आपका बैच एक्चुअली में खत्म कब होना चाहिए,
ये शुरू होगा अगर 9:30 9:15 पे आज हमने शुरू किया है, तो इसको उसी हिसाब से अगर हम लोग 1.5 घंटे वाला हिसाब लगाएं तो ये 10:45 पे इसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं अपना लेक्चर जब पढ़ा लूंगा उसके बाद हम लोग 10:45 पे मस्ट खत्म नहीं इसे किया करेंगे, बल्कि आप लोगों के ऊपर होगा। जब तक आप लोग अपने सवालात पूछना चाहोगे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल हूँगा, तब तक आप लोगों को जवाब देता रहूंगा जब तक आप लोगों के सवालात खत्म नहीं हो जाएंगे। फिर चाहे 11 बज जाए या उससे ज्यादा भी टाइम हो जाए तो मुझे इससे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा। अप्रोक्सीमेटली 100 क्रेडिट आवर्स का हमारा ये कोर्स होगा। 100 घंटों में हम लोग ये तमाम तर चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोर्स के मॉड्यूल्स की, यानी इसके अंदर चीजें पढ़ाई क्या जाएंगी, इसके अंदर होंगी जी कंप्लीटली आपको आइरस सिखाया जाएगा। आइरस का हम लोग एक कोने से स्टार्ट करेंगे। आइरस बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर इनकम टैक्स, सेल टैक्स वगैरह के सारे काम होते हैं। परेशान ही होना आप लोगों ने कि ये सर ने बस ऐसे ही एक बार नाम लिया कि आइरस एक सॉफ्टवेयर है और क्या इसके अलावा और कुछ नहीं बताया जाएगा, क्या डायरेक्ट हमें प्रैक्टिकली काम करवाना शुरू करवा दिया जाएगा। हम लोग तो इससे पहले आइरस देखा ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं है टैक्स क्या होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तमाम तर चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलनी है, जो एबीसी वाला लेवल होता है वहां से आपको सिखाना शुरू करूंगा और इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा। आज आपकी पहली ओरिएंटेशन क्लास है। आज आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम लोग मेनली तरीकाकार क्या होगा हमारा। ठीक है, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है आइरस। जब हम कहते हैं कि हमने टैक्स पढ़ना है, हमने प्रैक्टिकली टैक्स का काम सारा सीखना है, तो वो प्रैक्टिकली टैक्स का सारा काम होता है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट किसकी? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी हुकूमत पाकिस्तान का वो इदारा जो टैक्स लेता है। उस इदारे की ये एक वेबसाइट है जिसके जरिए वो टैक्स लेते हैं आम आवाम से। अब हम अगर हमने अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करना है, अगर हमने टैक्स में अपना कैरियर बनाना है, अगर हमने ये काम करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा जिस सॉफ्टवेयर के जरिए हमने लोगों का काम करना है। तो ये वो सॉफ्टवेयर है। अब हम कैसे सिखाएंगे जी? मैंने यहां से शुरू करना है एक कोने से। ये तमाम तर जितने भी आपको बटन्स, फीचर्स, एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, यहां से लेके मैंने एंड तक इधर तक जाना है। ठीक है, हर बटन में, हर टैब के अंदर जितने भी आगे ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज ओपन होते हैं, मैंने एक एक ये भी चीज करवानी है आपको। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल मोटा मोटा सा आपको कि ठीक है जी यहाँ से रिटर्न फाइल होती है, यहाँ से ये काम होता है, यहाँ से ठीक है बस खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोगों ने पूरा पोर्टल सीखना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल है। इस कोर्स के बाद आपको ये नहीं कहा जाएगा कि अब इतनी चीजें सिखा दी गई हैं, मजीद सीखने के लिए आपको कोई और कोर्स करना पड़ेगा जो हमारा कोई मास्टर कोर्स है या कोई एडवांस कोर्स है। नहीं, यही वाला कोर्स है। इसी में तमाम तर चीजें आपकी कवर करवाई जाएंगी। खैर ये तो जस्ट एक मिसाल दे रहा था मैं। तो इसमें आपको आईएरएस प्रॉपर सॉफ्टवेयर करवाया जाएगा। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ जो कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स का काम करते वक्त आप लोगों के लिए जानना जरूरी होंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने लफ्ज अभी सेल टैक्स में सेल्स इस्तेमाल किए है। वैसे तो अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है सेल्स, आपको पता ही है कि सेल्स का मतलब है कि हमने कितनी सेल्स की हैं। ठीक है, हमने कितना माल बेचा है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो सेल्स अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है ना। तो अगर सेल्स जिस तरह से अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है, इस तरह से और बहुत सारी भी टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे एसेट का नहीं पता लोगों को, लायबिलिटीज का नहीं पता, डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, कैपिटल का नहीं पता, इक्विटी का नहीं पता, डेप्रिसिएशन का नहीं पता। अब आप में से वो हजरात जो अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से होंगे या कॉमर्स के बैकग्राउंड से होंगे, उन्हें मेरी बातें फौरन समझ आ रही होंगी। लेकिन जो हजरात लॉ के बैकग्राउंड से होंगे, वुकला होंगे या फिर लॉ के स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें अकाउंटिंग अभी बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, मुझे पता है इस चीज का नहीं आती। तो मैंने ये सारा कुछ आप लोगों को सिखाना है। फिर हम लोग प्रॉपरली इनकम टैक्स पढ़ेंगे सारा, सेल्स टैक्स पढ़ेंगे सारा, प्रैक्टिकल होगा ये भी। मॉड्यूल 4 में चले जाएंगे तो हम लोग SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सारा काम करेंगे, ये भी प्रैक्टिकली होगा। इसके अलावा हम लोग मॉड्यूल 5 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल काम करके देखेंगे इसका। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रैक्टिकल काम करके देखेंगे। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड PSAP, इसका प्रैक्टिकली हम लोग सारा काम सीखेंगे, कैसे आप सॉफ्टवेयर हाउसेस, कॉल सेंटर्स, IT कंपनीज वगैरह को रजिस्टर कर सकते हैं। PSW, पाकिस्तान सिंगल विंडो का सारा काम सीखेंगे, कैसे आप किसी को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, बिजनेस में फैसिलिटेट कर सकते हो, लाइसेंस वगैरह में फैसिलिटेट कर सकते हो। PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल,
कैसे आप इंजीनियरिंग फर्म्स वगैरह रजिस्टर करवा सकते हो, और वही इंजीनियरिंग फर्म्स आगे जाके कैसे गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह पे बिडिंग कर सकती हैं, गवर्नमेंट के लिए एक वेंडर किस तरीके से बन सकते हैं, जनरल ऑर्डर सप्लायर वगैरह, सब कुछ आपका इसी में शामिल होगा। फिर है जी एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन का काम आपको सिखाया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अगर उन इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में मुलाजिम काम करते हैं, तो हर मुलाजिम को पाकिस्तान का जो इदारा है, पाकिस्तान का जो कानून है, लेबर लॉ का कानून है, और जो लेबर लॉ का डिपार्टमेंट है, और जो ह्यूमन रिसोर्स एंड लेबर लॉ के ऑफिशियल्स हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में काम करने वाली इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं खास तौर पर, इसके अलावा दूसरे हमारे सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पर भी एम्प्लॉयज काम करते हैं और उन एम्प्लॉयज की तादाद 5 से जायद है, वो तमाम तर एम्प्लॉयज उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? बहुत सारी चीज़ों को। उन्हें फाइनेंशियली सिक्योरिटी दी जाए, उन्हें हेल्थ वाइज तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उन्हें और बहुत सारे उनके बच्चों को आगे तालीम के मैदान में जो है वो मौक़े फ़राहम किए जाएँ। इसके अलावा उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट, यानी अपनी सर्विस पूरी करने के बाद उन्हें इसके बाद भी कोई फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट दी जाए, कोई पेंशन वगैरह हो, चाहे वो वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स के तहत हो या फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाला कोई भी स्टाइपेंड वगैरह हो। तो ये सारा काम कौन करता है? ये इदारा करता है ईओबीआई। अब कंपनीज ने किस तरीके से ईओबीआई का मेंबर बनना है और कैसे एम्प्लॉयज वगैरह को वहां पे रजिस्टर करवाना है, ये सब कुछ, ये सारे के सारे काम कंसल्टेंट्स ही करते हैं, इसलिए आपको ये भी सिखाया जाएगा। लास्ट पे है जी डिजिटल मार्केटिंग, जो कि हमारी तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट है आप सबके लिए। इसके बगैर ये सारे का सारा कोर्स बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, बहुत सारे आपको इदारे मिलेंगे जो कि सिर्फ मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 4 या मॉड्यूल 5 तक आपको चीजें करवा देंगे, लेकिन मॉड्यूल 6 नहीं करवा रहा कोई भी। मॉड्यूल 6 सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्लूसिवली हमारा इदारा है जो आपको गिफ्ट के तौर पे करवा रहा है। अब आप देखें कि आपको आईरेस सारा सिखा दिया गया है, आपको इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एससीसीपी, इतने सारे काम सिखा दिए गए हैं, लेकिन अगर आप अपनी सर्विसेज मैनुअली देंगे, एक जगह पर बैठेंगे, अपना दफ्तर बनाएंगे और फिर अपनी सर्विसेज देना शुरू करेंगे, तो बहुत हद तक चांसेस यही हैं कि आपके पास सिर्फ उस तरह के क्लाइंट्स आएंगे जिस तरह के लोग आपके उस इलाके में, उस शहर में, उस टाउन में रहते हैं या उस कस्बे में रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ज्यादातर लोग किसान हैं, तो वो आपसे एनटीएन बनवाएंगे, आपसे इनकम टैक्स के गोशवारे फाइल करवा लेंगे, ना तो वो आपसे सेल टैक्स का काम करवाएंगे, ना कंपनीज का, और ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और आईपीओ वगैरह इनके नजदीक तो वो जाएंगे ही नहीं। दैट मीन्स कि एक ऐसा बंदा जो गांव में रह रहा है या एक छोटे शहर में रह रहा है या ऐसे इलाके में रहता है जहां पर ज्यादातर लोग किसान हैं, उसने हमसे ये कोर्स अगर कंप्लीट किया भी है तो उसको तो इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इसी तरीके से और बहुत सारी मिसालें हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो कि थोड़ा एक मीडियम लेवल का कोई शहर है, लेकिन वहां पर तो बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं है, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, बहुत ज्यादा ई कॉमर्स का काम नहीं है, बहुत ज्यादा आईपीओ का काम नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें सीखी हुई तो बेकार जाएंगी आपकी। तो हमारा इदारा आपसे क्या वादा करता है कि आपको हम लोग फेसबुक के ऐड सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, व्हाट्सएप ऐड सिखाएंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर लगने वाले ऐड सिखाएंगे, यानी कंप्लीट आपको मेटा मार्केटिंग सिखाई जाएगी सिर्फ इसी एक कोर्स के अंदर। जिसके साथ क्या होगा कि अगर आप अपना कोई भी सर्विस देना चाहेंगे, आप चाहे अपने घर बैठे हों, चाहे किसी गांव में, चाहे किसी शहर में, बगैर कोई दफ्तर बनाए, आप अपने घर बैठे अपना फेसबुक पर इश्तेहार चला सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और उन क्लाइंट्स को असिस्ट करके, उन क्लाइंट्स का काम करके, उन्हें कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करके आप घर बैठे इससे लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। इससे ये कोर्स कंप्लीट होता है। अच्छा, ये कोर्स की जो पूरी फाइल है, ये सारा सिलेबस, ये आप लोगों को आपके कोऑर्डिनेटर्स ने सेंड किया होगा पहले से। ठीक है, मैं इस पूरे सिलेबस आउटलाइन को इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये आपको समझ आए। जो बंदा फर्स्ट टाइम ये कोर्स करने जा रहा है उसे तो नहीं पता होगा ना ये सारे सेक्शंस वगैरह। हाँ, लेकिन उनके लिए ये जरूर अहम है, जो लोग पहले से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कॉर्पोरेट का काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उन्हें एटलीस्ट पता तो होगा ना कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी फिर ये तमाम तर चीजें आपने अपने पास रखनी है, आपको पता होगा कि ये तमाम तर चीजें सर ने करवानी है, और यही हमारा सिलेबस आउटलाइन है, यही सिलेबस कवरेज है जो कि हमें इंश्योर करनी है कि हमारे टीचर हमें ये सारा कुछ पढ़ाते भी हैं या नहीं, या सिर्फ ये लिखने की हद तक एक
जो है वो किताब छाप दी गई है, उसके बाद पढ़ाया इसमें से बस छोटी मोटी चीजें हो जाएं और बाकी सारा टाइम वेस्ट हो जाए, ये चीजें इंश्योर किया करें। ठीक है। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, आप लोगों को चीजें सिखाएंगे नहीं पूरी, लेकिन लिखा हुआ सब कुछ होगा, क्योंकि लिखने में कोई मसला नहीं है। आप अभी भी एआई को कहें, चैट जीपीटी को कहें कि जी मुझे प्रॉपर एक सिलेबस बना दिया जाए सेल टैक्स का, पाकिस्तान के सेल टैक्स के कानून का, वो आपको इतना लंबा चौड़ा सिलेबस बना देगा। सिलेबस पब्लिश कर देते हैं इदारे, ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और आकर ये हमें बताते हैं कि जी फलां इदारे में गए थे, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद अब दोबारा से आपके पास आके हम लोग ये चीजें सीखना चाह रहे हैं, और इन इवन दैट के वो हमारे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे होते फर्स्ट टाइम। ठीक है। चंद लोगों की वजह से जो लोग चीजें पूरी नहीं सिखाते। तो ये चीज आपने इंश्योर करनी है कि जो चीजें सिलेबस में लिखी गई हों वो आपकी क्लासेस में साथ साथ कवर हो रही हैं, और जहाँ पे आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या चीजें कवर नहीं हो रही, तो टीचर से बताएं, टीचर के साथ कम्युनिकेट करें, अपने कोऑर्डिनेटर के साथ कम्युनिकेट किए करें, क्योंकि पैसे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने जो अपना टाइम इन्वेस्ट करना है इस कोर्स के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, आपका टाइम टोटली प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये सारा कुछ है जी जो कि आपको करवाया जाएगा। ठीक है। इसके अंदर इसके अलावा चलें वो मैं आपको दूसरी जो ओरिएंटेशन वाली फाइल है वहां से जाके चीजें बताता हूँ, और बस एक लास्ट चीज यहाँ से बता दूं। आप में से कुछ भाई आए हैं 4 मंथ वाला कोर्स करने, यही 4 महीने वाला कोर्स, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कि इनकम टैक्स का 1 महीने का कोर्स करने के लिए आएंगे, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर। ठीक है। ये 1 से 1.5 महीने का कोर्स है। ठीक है। 4 से 6 हफ्ते इसको लगेंगे टोटल, इसमें 12 से 15 लेक्चर्स होंगे। लेक्चर ड्यूरेशन 1.5 घंटा ही होगी। अप्रोक्सीमेटली 20 घंटों में हम लोग इस कोर्स को कवर कर लेंगे। अगर ये अलग कोर्स है और वो अलग कोर्स है, तो मैंने वो वाला कोर्स जो 4 महीने वाला है वो पहले क्यों एक्सप्लेन किया है, उसके पीछे रीजन ये है डियर आर, कि ये जो आपका कोर्स है इनकम टैक्स वाला, इसके ये जो 5 मॉड्यूल्स या 4 मॉड्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कोई अलग से खास मॉड्यूल्स नहीं है, बल्कि हकीकत में आपका जो 4 महीने वाला कोर्स है इसी का ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। ठीक है। आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, इन्हीं 2 मॉड्यूल्स को थोड़ा सा ब्रेकअप कर दिया गया है, इनका थोड़ा खोल खोल के तोड़ तोड़ के लिख दिया गया है, ताकि ये एक मुकम्मल कोर्स बन जाए इनकम टैक्स एडवाइजरी का। ठीक है। तो वो हजरात जो कहते हैं कि नहीं जी हमने बाकी सारा काम नहीं सीखना, हमने सिर्फ इनकम टैक्स का काम सीखना है, एनटीएम की हद तक ही काम सीखना है, तो फिर आप लोग ये वाला कोर्स करेंगे, ये 1 से 1.5 महीने का कोर्स होगा। और जो हजरात कहेंगे कि नहीं जी हमने पूरा कोर्स करना है, उनके लिए ये 4 महीने वाला कोर्स है। अब सवाल ये है कि क्या ये कोर्सेज अलग अलग चलेंगे? नहीं, अलग अलग नहीं चलेंगे, कोर्स एक ही चलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्स का कोर्स शुरू हो गया है, सब लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे, क्योंकि शुरू तो हमने करना है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स पढ़ते जाएंगे, जब यहाँ पे आप आ जाओगे डिजिटल मार्केटिंग भी सारी सीख लोगे, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होगा कि जो हमारे इनकम टैक्स कोर्स के स्टूडेंट्स हुआ करेंगे उन्हें उनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो भाई हमारे 4 मंथ कोर्स के स्टूडेंट होंगे उनका नेक्स्ट डे से मॉड्यूल 3 सेल्स टैक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मॉड्यूल 4, और उसके बाद मॉड्यूल 5, और देन फिर अगेन मॉड्यूल 6। इस तरीके से हम लोग चल रहे होंगे। ठीक है। तो कोर्स एक ही होगा, लेकिन अगर आप में से कोई सिर्फ इनकम टैक्स करना चाहेगा तो इनकम टैक्स की हद तक उसका हिस्सा बन जाएगा, कोई सेल टैक्स और इनकम टैक्स दोनों करना चाहेगा तो वो सेल टैक्स की हद तक हिस्सा बन जाएगा, कोई कॉर्पोरेट तक करना चाहेगा तो मॉड्यूल 4 तक इसका हिस्सा बन जाएगा। तो ये सारा कुछ आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। हमारे तमाम तर मॉड्यूल्स सेपरेट हैं, किसी भी मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ जबरदस्ती जो है वो स्टक नहीं किया गया कि भाई जब तक आप सेल टैक्स नहीं सीखोगे तब तक आपको मॉड्यूल 2 इनकम टैक्स समझ ही नहीं आएगा, मजबूरन सेल टैक्स भी सीखना पड़ेगा, या जब तक आप मॉड्यूल 5 नहीं सीखोगे तब तक आपको इनकम टैक्स नहीं समझ आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर मॉड्यूल अपने तौर पर एक अलग अहमियत रखता है, और आप लोग कोई भी मॉड्यूल सेपरेटली सीख सकते हैं। हम लोग इस चीज को अलाउ करते हैं और आप लोगों को वेलकम करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीजें कुछ बता दूं ओरिएंटेशन क्लास से रिलेटेड, साथ में एक नजर देख लूं आपके क्वेश्चंस पर, अगर किसी भाई ने कोई सवाल पूछा होगा तो मैं वो भी साथ में जवाब दे दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया कोई? खैर, जैसे ही अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं इस तरीके से साथ साथ जवाब भी दे दिया करूंगा। ओरिएंटेशन क्लास जी, सबसे पहला सवाल, अगर आप कभी कोई डॉक्टर बनते हैं या कोई आप इंजीनियर बनते हैं, कोई भी आप पेशा चूज करते हैं या करने लगते हैं, शुरू से आप लोग यही चीज देखते हैं कि आपके टीचर्स, आपके वालिदैन आपको गाइड ये
क्या करते हैं कि भाई ये देखो कि क्या माशरे को आपकी जरूरत भी है या नहीं है, ठीक है, क्या आपके पेशे की डिमांड है, जो पेशा आप अडॉप्ट करना चाह रहे हो, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाह रहे हो उसकी डिमांड है मार्केट में या नहीं है। इसी तरीके से आप देखते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह सब लोग यही देख के अपना पेशा स्टार्ट करते हैं ना। आजकल आप लोग देख रहे हो कि इंजीनियर्स जो हैं उनकी बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो गई है मार्केट में, और यही वजह है कि नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है वो थोड़ा सा इंजीनियरिंग से अवॉइड कर रही है, क्योंकि इंजीनियर्स को अच्छी सैलरीज नहीं मिल रही, इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैं और काम बहुत कम है। डॉक्टर्स का अभी भी हिसाब किताब ठीक ही चल रहा है। तो यही चीज है कि अगर आप आज आते हैं हमारे इदारे में, 4 से 5 महीने लगा के कोर्स करते हैं, उसके बाद आप बाहर जाते हैं और आप कहते हैं कि जी कोई बंदा ही नहीं मिल रहा मुझे जो मुझसे एनटीएन बनवाए, कोई बंदा नहीं मिल रहा जो मुझसे टैक्स रिटर्न फाइल करवाए, कोई कंपनी बनवाए, मैंने तो 4 से 5 महीने जाया चले गए। अगर ऐसा है या आपको ऐसा लगता है, तो फिर आज पहले बैठकर ये सोचे ना कि क्या बिजनेसेस को एक कंसल्टेंट की जरूरत है भी या नहीं, क्या आप ये कोर्स जो करने जा रहे हैं मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं। तो भाई यहाँ पर मेरा ये जवाब है कि इस टाइम अगर आप कोर्सेज, ये एक बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट लाइन बोलने लगा हूं, गौर से सुनिएगा, अगर आप इस टाइम किसी एक कोर्स को करके ये समझें कि आप अपना एक पूरा कैरियर बना सकते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स है और वो है ये टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी का कोर्स, ठीक है। फिर भले इसका कोई भी नाम हो, चाहे आपको ये कहीं पे सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर के नाम से मिले, सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर के नाम से मिले, सर्टिफाइड टैक्स प्रैक्टिशनर के नाम से मिले, सर्टिफाइड टैक्स एक्सपर्ट के नाम से, सर्टिफाइड टैक्स प्रिपेयर, ये नाम कई हो सकते हैं इसके, आप लोग खुद समझ आ रहा है। मतलब सबका एक है कि टैक्स और कॉर्पोरेट यानी कंपनीज का सारा काम और इनकम टैक्स सेल टैक्स का सारा काम जिस कोर्स में सिखाया जा रहा है ना, उस कोर्स की बात हो रही है। और मैं ये आप लोगों को दावे के साथ कह रहा हूं कि इस टाइम अगर आप ये समझते हैं कि किसी कोर्स को करने से आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, तो वो वाहिद यही वाला कोर्स है। बाकी कोर्सेज अजीब अजीब से बहुत सारे हैं जी, कोई कह रहा है कि खाली ग्राफिक डिजाइनिंग ही कर लो, कोई कह रहा है फलां चीज कर लो, बेशक उससे भी इंसान बहुत कुछ सीखता है, लेकिन आप थोड़ा सा हमें कुहैयन का भी सहारा लेना चाहिए। कुहैयन ये देखनी चाहिए कि हमारी आज तक की जो तालीम थी, हमने आज तक जो पढ़ा है, हम उसे कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम कोई ऐसा स्किल सीखें जो हमारी तालीम के साथ भी थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करे, तो हमें अल्टीमेटली ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिले। बजाय ये कि मैंने आज तक जो है वो मैं इंजीनियरिंग में रहा हूँ और अचानक से मैं उठूं और कहूँ कि जी मैं वीडियो एडिटिंग शुरू कर दूं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू कर दूं, मैं एसईओ का काम शुरू कर दूं वेबसाइटों पर। कर रहे हैं, लेकिन यंग जनरेशन को वो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती हैं, जो एक नए जोश के साथ उन्हें बेसिक लेवल से सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर भी उसके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो प्रोडक्टिविटी या इतना ज्यादा उसका आउटपुट नहीं है जितना इस कोर्स का है। पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं, तमाम तर बिजनेसेस ने क्या करना होता है, टैक्स भी जमा करवाना है, ठीक है। इसके अलावा इन बिजनेसेस ने अपना टैक्स के भी फिर आगे कई टाइप्स हैं, इन्होंने इनकम टैक्स अलग जमा करवाना है, इन्होंने सेल टैक्स अलग जमा करवाना है, इन्होंने कस्टम्स वगैरह के अगर कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर इन्होंने कस्टम्स वगैरह को अलग पेमेंट करनी है, कस्टम्स ड्यूटी की। इसके अलावा पंजाब में कोई प्रोफेशनल टैक्स अगर पे कर रहा है, किसी की कोई बुटीक है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, ठीक है, कोई पार्लर है, इसके अलावा इस जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक्स वगैरह हैं, तो ये सारे पंजाब हुकूमत को अलग से टैक्सेस पे कर रहे हैं। पंजाब की ही मैं सिर्फ नाम नहीं ले रहा, बल्कि कोई दूसरे सूबे हैं जैसे सिंध है, हम लोग इंशाल्लाह सारे ही पढ़ रहे होंगे ओवरऑल। फिर अगर कोई बंदा कंपनी बना के काम करना चाह रहा है तो उसका कंपनी बनाना और फिर कंपनी को चलाने के सारे काम। कोई चाहता है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूं तो उसका पीएसडब्ल्यू में कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, लाइसेंस कैसे मिलेगा। कोई कह रहा है मैंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, कॉल सेंटर बनाना है, उसका सारा काम कैसे चलेगा। कोई चाहता है कि जी मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊं, तो वो सारा काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैसे उसका बनेगा। आम आदमी को यानी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अलावा इन सारी चीजों का नहीं पता, और मान लेते हैं कि अगर वो सारी चीजें सीखने पे आता है तो फिर वो अपना बिजनेस कब करेगा, ठीक है। बिजनेसमैन को क्या पता है कि मैंने कपड़ा कैसे बेचना है, मैंने जूता कैसे बेचना है, मैंने प्रोडक्ट कैसे बेचना है, मैंने सर्विसेज कैसे देनी है। उसे ये जो लीगल कॉम्प्लायंसेस हैं, बिजनेसमैन को इस चीज का नहीं पता। और पाकिस्तान टोटली इस टाइम कन्वर्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता एक एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड स्टेट से एक इंडस्ट्रियल स्टेट में, एक बिजनेस ओरिएंटेड स्टेट में। छोटे छोटे बच्चे जो है वो नए से नए स्टार्टअप्स बना रहे हैं, और स्टार्टअप्स भी ऐसे कि वो माशाल्लाह से
एक एक महीने के अंदर या 15-15, 20-20 दिनों के अंदर उनका वो स्टार्टअप जो आज से 20 दिन पहले उनके दिमाग में एक आइडिया था, 20 दिन के बाद वो उन्हें पे करना शुरू कर देता है। तो ऐसे तमाम तर बिजनेसेस, इन तमाम तर बिजनेसेस को रजिस्ट्रेशंस की जरूरत है। इनको कहीं ना कहीं इनका एंट्री करवानी है आपको हुकूमती इदारों के पास, ठीक है। दुनिया इवॉल्व हो रही है, आजकल कोई भी बंदा ऑनलाइन पेमेंट करता है तो कहता है कि भाई मैं पेमेंट उस बैंक अकाउंट में करूंगा जो बैंक आपके अपने बिजनेस के नाम से रजिस्टर्ड हो। आप कहेंगे ना किसी को कि जी मैं आपको कपड़े भेजता हूँ 10,000 रुपए के और मेरे अकाउंट का नाम है फॉर एग्जाम्पल अहमद अली, या मेरे अकाउंट का नाम है जी समीना अहमद, तो वो अगला बंदा कई दफा आप देखेंगे कि आपका कस्टमर वैसे ही गायब हो जाएगा, वो आपको दोबारा से रिप्लाई नहीं करेगा, वो कहेगा कि ये तो कोई बंदा ऐसे ही मुझे धोखा दे रहा है। हालांकि आप धोखा नहीं दे रहे होंगे, बट वो क्लाइंट, वो कस्टमर आपके ऊपर ज्यादा बिलीव करेगा अगर आपका बैंक अकाउंट ही आपकी अपनी बुटीक के नाम से ओपन हुआ होगा, आपके अपने जो गारमेंट्स की शॉप है उसके नाम से अगर ओपन हुआ होगा। अब सवाल ये है कि इस तरीके से कैसे होगा, किसने करना है? कंसल्टेंट्स ने करना है। कंसल्टेंट आपका इंडियन बनाएंगे, कंसल्टेंट आपका बिजनेस रजिस्टर करेंगे, कंसल्टेंट आपकी कंपनी रजिस्टर करेंगे, फिर कंसल्टेंट्स आपको गाइड करेंगे कैसे आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है बिजनेस के नेम से। फिर उस बिजनेस को जब रजिस्टर कर लिया है, उसका बैंक अकाउंट ओपन हो गया है, अब उसकी कॉम्प्लाइंसेस भी करनी है, अब उसके टैक्सेस भी पे करने हैं। तो कोई भी शख्स इस टाइम पाकिस्तान में कंसल्टेंट के बगैर नहीं चल सकता। ये तो सिर्फ मैंने बिजनेसेस की बात की है। सैलरीड इंडिविजुअल्स, वो लोग जो तनख्वाहें लेते हैं, वो लोग जो पेंशन्स लेते हैं, वो लोग जो फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हर बंदे को जरूरत है इस टाइम कंसल्टेंट की। कंसल्टेंट के बगैर किसी को नहीं पता कि कब किस वक्त अचानक एफबीआर की तरफ से बहुत ही खतरनाक किस्म का कोई नोटिस आ जाए और एक बंदे के अचानक से लाखों रुपए जो हैं वो दाव पर लग जाएं और एफबीआर कहे कि भाई या तो ये पैसे पे कर दो या फिर हम आपके बैंक से निकाल लेंगे। अब क्या करे बंदा? क्या बैंक से सारा पैसा निकाल के घर में रख ले? निकाल भी लेगा एक दफा तो मजीद कस्टमर्स पे करेंगे बैंक्स में, तो फिर एफबीआर पैसे ले लेगा, क्योंकि एफबीआर के पास तो इख्तियारात हैं। तो इन चीजों से किसने बचाना है? एक कंसल्टेंट ने बचाना है। तो ये चीज है कि आप लोगों को ये, इसमें आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपके पेशे की डिमांड है या नहीं, आपके पेशे की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी टर्म्स हैं जो आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूं पहले, ताकि आप लोगों को ये ना रहे माइंड में कि पता नहीं सर डायरेक्ट जो है वो सारी औखियों की चीजें पढ़ा देंगे। नहीं, मैं पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि टैक्स क्या है, कुछ लोगों को आप में से बहुत अच्छे से पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं पहले बताता हूँ जी, ठीक है। अच्छा, ये ना थोड़ी सी टर्म्स हैं, मैं इनको थोड़ा सा बता के उसके बाद हम लोग कुछ मजीद चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं वो आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। वाई डू यू नीड आईबी, इसके ऊपर भी बहुत जरूरी है बात करना, क्या क्या चीजें हैं जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से आपको सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिकल पोर्टल्स के ऊपर हम लोग कैसे काम सीखेंगे, हर स्टूडेंट को एक एक आईडी दी जाएगी, ठीक है, और वो भी प्रैक्टिकल क्लाइंट्स की आईडीज होंगी, कोई रेप्लिका या कोई डमी पोर्टल्स नहीं होंगे। ये सारा कुछ इस पे हमने आना है, ठीक है। तो बस लेकिन थोड़ी एक बेस बना लेने दे मुझे, ताकि सब लोग जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उन्हें भी आइडिया हो जाए कि टैक्स क्या चीज है, एफबीआर वगैरह क्या चीज। अच्छा, ये सबसे पहला सवाल है कि टैक्स क्या है। टैक्स क्या होता है जी? कि आपका जो भी आपकी हुकूमत होती है या आपके मुल्क की जो रियासत है, उन्हें कुछ पैसे चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हर मुल्क के अंदर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ही कर सकती है। मिसाल के तौर पे आपके मुल्क में आप लोग देखते हो सड़कें बनाना, सरकारी तालीम देना हर बच्चे को, सरकारी सेहत की सहूलियात देना हर शख्स को। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं है महंगे इलाज के लिए, महंगी तालीम के लिए, ये तो फिर छोटी छोटी चीजें मैंने बताई हैं। अगर आप और जो है वो नेशनल लेवल पर चले जाओ या इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप देख सकते हो कि दिफा का महकमा होता है, डिफेंस का, कि अगर दो मुल्क हैं आपस में उनकी जंग लग गई है, पैसा तो चाहिए, तो किसने बचाना है? मिलिट्री ने, आर्मी ने। आर्मी को कहाँ से पैसा मिलेगा? बजट वगैरह ये सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा? हुकूमत प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसके अलावा आपका इंसाफ का महकमा, पूरा अदालतें हैं आपकी। इसके अलावा आपका अमन व अमान का महकमा, जिसमें आपकी पुलिस आ जाती है, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतजामिया का महकमा। ये सारा कुछ कैसे चलता है? ये हुकूमत चलाती है। हुकूमत के पास एक बजट होता है, और वो बजट बनता कैसे है?
हुकूमत वो बजट, वो पैसा कहाँ से पैदा करती है? उसका जवाब है जी कि अगर तो किसी मुल्क में कोई खास किस्म की मादनियात निकलती हैं, जैसे कि अरब कंट्रीज हैं, आप लोग देखते हैं कि वहां से तेल बहुत ज्यादा निकलता है, तो वो तेल बेचते हैं और हुकूमत के पास पैसा ही पैसा है, हुकूमत उस पैसे से अपना मुल्क चला रही है। कुछ कंट्रीज हैं उनके पास टूरिज्म से बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। लेकिन जिन कंट्रीज के पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने मुल्क में रहने वाली अवाम से ही कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को अपने बजट में, अपने फंड्स में ऐड करते हैं, अपने रेवेन्यू में, और फिर उस पैसे को पूरे मुल्क के तमाम तर कामों के ऊपर, जो भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है, वहां पर उन पैसों को खर्च किया जाता है। ठीक है, तो इन तमाम तर अखराजात के लिए बेसिकली जो पैसा आवाम से लिया जाता है उसे हम लोग टैक्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये टैक्स आपकी इनकम के प्रोपोर्शनल हो, यानी इनकम का कुछ हिस्सा लिया जाए, तो वो इनकम टैक्स कहलाएगा। अगर यही टैक्स आपकी सेल्स का कुछ हिस्सा बन जाए तो ये सेल्स टैक्स कहलाएगा। अगर यही टैक्स आपसे आपकी इंपोर्ट के ऊपर लिया जाए तो ये कस्टम्स ड्यूटी बन जाती है। तो इसी तरीके से अगर यही टैक्स आपसे आपकी गाड़ियों पर, आपकी कुछ सर्विसेज वगैरह के ऊपर लिया जाए तो ये आपकी FAD, फेडरल एक्साइज ड्यूटी बन जाती है ये सारे के सारे क्या है? टैक्सेस ही हैं। ठीक है, हमने इन्हीं टैक्सेस के बारे में ही पढ़ना है सारा। अच्छा जी, अब इन टैक्सेस को, इस पैसे को कलेक्ट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अपना एक इदारा बना दिया जी। उस इदारे का नाम है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जैसे आप देखते हैं ना और इदारे हैं, मिसाल के तौर पे आर्मी क्या है, आर्मी भी तो एक इदारा है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो पुलिस है, पुलिस भी एक इदारा है। इसके अलावा आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी एक इदारा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी एक इदारा है। हर इदारे के अपनी अपनी टास्क हैं, उनकी ड्यूटीज हैं, उन्हें जो चीजें एलोकेट कर दी गई हैं कि ये जिम्मेदारियां आपने पूरी करनी है, वो लोग वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से FBR भी एक इदारा है। ठीक है, फेडरल, फेडरल का मतलब है वफाकी हुकूमत। तो वफाकी हुकूमत ने एक इदारा बना दिया है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू से मुराद होता है आपकी जितने भी इनफ्लोज होते हैं, कैश इनफ्लोज होते हैं, पैसा जो आता है हुकूमत के पास। तो बेसिकली ये सारे के सारे, रेवेन्यू का असल मतलब होता है खजाना। तो ये खजाना पैदा करके देता है गवर्नमेंट को ये इदारा। कहां से? टैक्स से। अच्छा जी, अब इस इदारे ने क्या किया जी, इस इदारे ने एक वेबसाइट बना दी है। क्योंकि अब इन्होंने जो टैक्स कलेक्ट करना है आवाम से, वो ऐसे तो नहीं कि हर बंदे को कि भाई टैक्स पकड़ाओ। इस तरीके से तो करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो क्या करोड़ों लोगों से एक एक बंदे के पास से टैक्स जाके तो नहीं लिया जा सकता ना ही एक एक बंदा इनके दफ्तरों में आके टैक्स जमा करवा सकता है। वो तो बहुत लेंथी और बहुत ही डिस्टर्बिंग और बहुत ही मैसी जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें क्या आसानी की गई है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे ममालिक की तरह ही टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है जी आइरस। ठीक है, आइरस के जरिए ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग पाकिस्तान में लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये है आइरस। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ओपन करके भी दिखाया था। यहाँ पे क्या होता है कि हर बंदा अपना अपना गोशवारा जमा करवाता है और उस गोशवारे को रिटर्न भी कहा जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न भी कहा जाता है। तो जब लोग अपना गोशवारा या इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो उस रिटर्न के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है, और जिस बंदे के ऊपर जितना टैक्स ये सॉफ्टवेयर बनाता है उतना टैक्स वो बंदा पे कर देता है। सो दैट मीन्स कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बिठाए अपना लैपटॉप खोलें, ये सॉफ्टवेयर ओपन करें, अपना अकाउंट खोलें, इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलता है, और अपना टैक्स भी अगर आपके ऊपर बनता है तो जमा करवाएं। और अगर आपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करना है, अगर आप इसमें कंसल्टेंट बन जाते हैं, तो क्लाइंट्स का भी इसी तरीके से अपने लैपटॉप पे काम करते हैं। ना आपके क्लाइंट ने कहीं आना जाना है, ना आपने कहीं आना जाना है। ठीक है, तो ये है आइरस। तो रिटर्न फाइलिंग के बारे में मैंने आपको साथ ही पहले ही बता दिया है कि आप अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस, अखराजात, अपनी आमदन, ये तमाम चीजों का रिकॉर्ड जो है वो पोर्टल पर अपलोड कर देते हो सॉफ्टवेयर पे। उससे अपलोड करने का नाम है रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, फाइल का मतलब होता है कोई चीज जमा करवा देना, सबमिट कर देना। और रिटर्न ऑफ इनकम यानी अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब। तो जब आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब सबमिट कर देते हो, दैट्स कॉल्ड रिटर्न फाइलिंग। अब एक छोटा सा सवाल यहाँ पे साथ ही जो है वो उठता है कि क्या हर बंदा जो रिटर्न फाइल करता है ये टैक्स पे करता है? नहीं, टैक्स सिर्फ वो बंदा जमा करवाएगा जिसकी आमदन जो है वो 6 लाख रुपए सालाना से जायद बनेगी। ठीक है,
वो बंदा टैक्स जमा करवाएगा, बाकी लोगों के ऊपर टैक्स देना लाजिम नहीं है। सिर्फ बता देना एफबीआर को कि मैंने इतने पैसे कमाए हैं और इतने खर्च हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि साथ टैक्स भी देना है। हाँ, अगर आपने बताया कि मैंने 6 लाख से जायद कमाया है तो फिर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 6 लाख से कम कमाओगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, मजीद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जी। कंपनी क्या है, आप लोगों को पता है कि आमतौर पे हम लोग तो कोई भी बिजनेस हो आजकल तो उसे कहते हैं जी फलाने कंपनी बनाई हुई है। नहीं, कंपनी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में एक इदारा है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इदारा कंपनीज एक्ट 2017 के कानून के मुताबिक जिन बिजनेसेस को बतौर कंपनी रजिस्टर करता है उसे कंपनी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके आगे टाइप्स होती हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, कुछ पब्लिक कंपनीज होती हैं, कुछ सिंगल मेंबर कंपनीज हुआ करती हैं। तो इस तरीके इवन दैट की एनजीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी यही इदारा उन्हें जो है वो रजिस्टर करता है। इस इदारे ने भी अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसे कि इजी फाइल डिजिटल कहते हैं, या इसे आप लीप भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका ये सॉफ्टवेयर चलता है। मैंने यहाँ पर भी पहले ओपन किया हुआ है और यहाँ पर ये ये SECP का पोर्टल है, इसके ऊपर सारा SECP के काम होते हैं। तो ये भी आप लोगों को सारा कुछ सिखाया जाएगा। जिस तरीके से इनकम टैक्स के काम करने पड़ते हैं ना, सालाना, महाना, इसी तरीके से कंपनीज SECP के भी सारे काम करने पड़ते हैं। फिर इजी फाइल और लीप तो मैंने बता ही दिया कि इनका ये पोर्टल है। इसी तरीके से और बहुत सारी कंप्लायंसेज आपने देखा है, PSW वगैरह। मैं आपको सारे पोर्टल्स का विजिट भी करवाऊंगा इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद। अच्छा, इस सवाल है कि वाई डू यू नीड IBE? आप लोगों को IBE की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्यों नहीं कि आप कहीं यूट्यूब से क्यों नहीं सीख लेते भाई? यूट्यूब भी तो है ना आपके पास, सर्च करो, यूट्यूब से सीख लो। कोई और बहुत सारे इदारे भी हैं करवा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे इदारे भी हों जो कि हमसे कम फी लें आपसे और कहें कि जी हम लोग भी ये सारा कुछ सिखाते हैं। नहीं, फर्क है। पहली बात तो ये कि कोई सिखाता ही नहीं है, ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरी बात, हम लोग आपको स्किल्स के साथ साथ इन स्किल्स को सेल करना भी सिखाते हैं। दैट मीन्स कि खाली मैं आपको कोर्स नहीं पढ़ाता जाऊंगा, बल्कि मैं उन स्किल्स को बेचना सिखाऊंगा फेसबुक एड्स की मदद से, कि कैसे आपने घर बैठे काम करना है। आप में से जो हमारी बहनें हैं इस कोर्स में इनरोल्ड होती हैं, वो तकरीबन 90% हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो घर से बाहर नहीं जाती, आराम से घर में बैठ के काम कर रही हैं। इवन दैट के मैं आप लोगों को ये भी एक फैसिलिटी दूंगा कि जो आप में से जो मेल्स हैं उनको मेल्स आपके सीनियर्स के साथ अटैच करवाऊंगा, ताकि आप लोग उनसे भी सीखें। और एक तो आपको एक प्रॉपर फीडबैक भी मिलता रहेगा कि वो लोग अपनी लाइफ को उन्होंने कैसे जो है वो आगे जाके निखारा है और कैसे वो अपनी प्रॉपर इनकम अर्न कर रहे हैं घर बैठे। और फीमेल्स के साथ लिंक करवाऊंगा। इससे आपको नेटवर्किंग भी आपकी बहुत अच्छे से होगी, और साथ ही साथ जो है आप लोगों को सीखने को मौका भी मिलेगा कि आपने आगे चल के अपनी इन स्किल्स को कैसे सेल करना है। बिकॉज उनका तो तजर्बा हो चुका है ना, आपका तजर्बा उनसे ज्यादा हो जाएगा जब आप उनसे सीख के काम करोगे तो। ठीक है, तो हम लोग आपको स्किल्स सेल करना भी सिखाते हैं। दूसरी बात कि हम लोग एक सिर्फ और सिर्फ टैक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर काम नहीं करते जी। हम लोग एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। ठीक है, CA फर्म है। हमारे पास होते हैं क्लाइंट्स। आप लोगों को ये जो सिखाने का प्रोसेस शुरू किया गया है, ये शुरू ही फर्म ने किया है। क्यों किया? क्योंकि फर्म के पास क्लाइंट्स थे। फर्म ने देखा कि अगर हम लोग ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं लोगों का, तो हम लोग इसी काम के ऊपर आप लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें फर्म बिल्कुल भी कोई जिसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कर रही कि जी लोगों का सिर्फ भले के लिए किया जा रहा हो। बेशक लोगों का भला तो इसमें बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अल्टीमेटली फर्म एज अ प्रॉफिट मेकिंग जो पर्पस है उसके लिए भी सिखाती है, कि साथ में हमारा काम भी हो जाता है लोगों का, और साथ में हम उसके ऊपर आप लोगों को सिखा भी देते हैं। तो एज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी फर्म चल रही है, और साथ ही साथ हम लोग अपना काम भी करते हैं। तो इससे ये नहीं आपको होगा कि आप काम सीखना चाहें और आप कहें कि जी वो कोई प्रैक्टिकल तो दिखाएं, हम कहें कि जी हमारे पास तो कोई क्लाइंट ही नहीं है, क्लाइंट हो तो प्रैक्टिकल दिखाएं। तो ऐसा नहीं होगा। हमारे पास बेतहाशा क्लाइंट्स हैं, और वही सारे क्लाइंट्स आपको भी दिए जाएंगे इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप लोग, ये खाली एक लैपटॉप पे अगर आपको मैं आयरस के ही क्लाइंट्स दिखाऊं ना, अब ये सारे क्लाइंट्स हैं, ये आप लोगों को जो नजर आ रहे हैं ये सारे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, इनके पोर्टल्स बने हुए हैं, ये शनाख्ती कार्ड नंबर CNSS लिखे हुए हैं।
और फिर ये नीचे अब ये कंपनीज आना शुरू हो गई हैं, ये सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो कंपनीज का, कॉर्पोरेट लेवल का, एनजीओ का, सब तरह के क्लाइंट मौजूद है हमारे पास। ये सिर्फ एक, मैंने आपको एक लैपटॉप के अंदर आपको सिर्फ इनकम टैक्स के और सेल टैक्स के ये क्लाइंट्स दिखाए हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे लीव की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, यानी कंपनीज का काम करने की बात करते हैं, तो ये देखें, ये एक, ये जितने भी पोर्टल्स है ना, ये लॉगिन आईडीज, ये कंपनी की लॉगिन आईडीज नहीं होती, ये डायरेक्टर्स की लॉगिन आईडीज होती हैं, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की लॉगिन आईडी होती हैं। और एक एक बंदा कई की कंपनीज में भी डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। कई की कंपनीज में एट द सेम टाइम वो लोग डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे होते हैं। तो दैट मीन्स के हर एक पोर्टल में आपको दो दो तीन तीन कंपनीज मिलेंगी प्रॉपर काम सीखने के लिए। रियल लाइफ सिनेरियोज होंगे, रियल लाइफ नोट्सेस होंगे, रियल लाइफ ऑब्जेक्शंस होंगी, उन ऑब्जेक्शंस को, उन नोट्सेस को रिजॉल्व करना, उन्हें रिप्लाई करना, सिनेरियोस को समझना, ये सब कुछ आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। तो अच्छा, बात हो रही थी जी, तो हमारे पास क्लाइंट्स होंगे, क्लाइंट्स का काम आपको सिखाया जाएगा, तमाम तर चीजें प्रैक्टिकल होंगे जी। प्रैक्टिस के बारे में बता दिया गया कि अगर फॉर एग्जांपल ये आईडीज है ना, तो हर स्टूडेंट को एक एक दो दो आईडीज दी जाएंगी। जो भी मॉड्यूल चल रहा होगा, इनकम टैक्स चल रहा है तो इनकम टैक्स के जो क्लाइंट्स हैं उनकी आईडीज आपको दी जाएंगी, ताकि आप लोग लाइव उस पर काम करके प्रैक्टिस कर सको। सेल टैक्स में सेल टैक्स की आईडीज दी जाएंगी। कंपनीज का काम शुरू होगा तो फिर कंपनीज की आईडीज होंगी, इजी फाइल वगैरह की आईडीज होंगी। एक एक चीज का आपको लाइव प्रैक्टिकल काम करने के लिए रियल क्लाइंट दिया जाएगा, और ये सब कुछ क्लाइंट की कंसेंट से होता है। ये भी मैं आप लोगों को वाज़ेह करता चलूं, ऐसा नहीं है कि मैं उठाऊं और एक क्लाइंट का डाटा उठा के आपको दे दूं और हम लोग क्लाइंट से भी ना पूछें। एथिकली ये चीज करेक्ट नहीं है। इसलिए मैं पहले से वाज़ेह कर रहा हूं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे कंसेंट ली जाती है कि उसके ऊपर एजुकेशन पर्पस के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए उनका जो कंटेंट है, उनका डाटा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्लाइंट की कंसेंट शामिल होती है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, हमारा ये जो 4 महीने वाला कोर्स है ना जी, ये करने के बाद एक कंप्लीट सिंगल विंडो कंसल्टेंसी के तौर पे काम कर रहे होगे आप लोग, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें आपको गिन के दिखा दी हैं कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो कभी भी क्लाइंट इस वजह से आपके पास से जाएगा नहीं कि भाई इस बंदे को तो सिर्फ इनकम टैक्स का काम आता है, बाकी काम करवाने के लिए मुझे किसी दूसरे दफ्तर जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर किसी और। तो वो क्या होता है कि जिस जगह से सारे काम हो जाते हैं ना, क्लाइंट फिर वहीं का बन के रह जाता है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाने का मकसद ये है कि इवन दैट कि अगर किसी और का कोई क्लाइंट आपके पास आ भी जाए ना कि जी फलां बंदे को कंपनीज का काम नहीं आता, तो इसलिए आपके पास आए, आप कर दो, तो आपके पास आके उसे महसूस होना चाहिए कि यहाँ पर तो मेरे सारे काम हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर एक बिजनेस को अपनी एडवर्टीजमेंट भी करवानी है ना, वो आके आपसे पूछेगा कि यार मैंने एडवर्टीजमेंट करवानी है, कोई जानते हो आप किसी डिजिटल मार्केटर को जो अच्छी एडवर्टीजमेंट कर दे, मेरे एड्स वगैरह लगा दे। और जब आप उसे आगे से कहोगे कि सर मैं ही आपके एड्स लगा दूंगा, तो फिर सोचेंगे वो क्लाइंट किस तरीके से आपके साथ स्टिक हो जाएगा और वो कहेगा कि जी मैंने तो आपसे ही अपना सारा काम करवाना। तो आप इन तमाम तर क्लाइंट्स के लिए, लोगों के लिए एक सिंगल विंडो कंसल्टेंसी बन जाओगे, यानी एक ही छत के नीचे तमाम तर काम हो जाया करेंगे उन लोगों के, ठीक है। इसके अलावा जी हम लोग ऑफर करते हैं वीकेंड क्लासेस, यानी कि जुमा, हफ्ता, एतवार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको आपकी क्लास हुआ करेगी। आप प्रोफेशनल्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप दिन के टाइम पढ़ते हैं, वीकडेज में आप लोग काम करते हैं, वीकडेज में जो कुछ भी है आपकी क्लासेस रखी गई हैं वीकेंड पे। जुमा, हफ्ता, एतवार आराम से आए, वेले होके, फ्री होके घर बैठे, और इवन दैट के फैमिली से भी फ्री हो जाएंगे जब उस टाइम बैठ के आपने 9:15 पे अपनी क्लास लेना शुरू कर देनी। बहुत ही वर्सेटाइल कोर्स है जी हमारा, तमाम तो चीजें इसमें ऐसी ऐसी है कवर की गई हैं कि अप टू 98 टू 99% चीजें जो हैं वो हमारे इस कोर्स के अंदर कवर कर दी गई हैं, जो भी बिजनेस वर्ल्ड में पाकिस्तान में होती हैं। कोर्स हमारा 100% प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो भी आपको मजीद बताता हूँ मैं कैसे। ना तो मैंने आपको ये कोर्स इस तरीके से करवाना है जी कि फॉर एग्जाम्पल ये आइरिस है ना, ये लॉगिन हो गया है, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, PM38G। अब ना तो मैंने आप लोगों को इस तरीके से काम सिखाना है कि आप लोगों को कहूँ कि जी अगर रिटर्न फाइल करनी है ना, तो सबसे पहले इस बटन पे जाना है जिसके ऊपर लिखा होगा DECLARA। ऐसा नहीं मैंने सिखाना कि पहले इस बटन पे जाए, इस पे आप दबाओगे तो फिर ये ऐसे एक स्क्रीन खुलेगी। फिर आपने क्या करना है, इधर से जो दूसरे नंबर चीज पड़ी उस पर चले जाना है, फिर इधर वापस आ जाना है, फिर इधर से जो
ये पहले नंबर पे चीज पड़ी है, फिर इस पे चले जाना है, बटन दबाओगे, फिर ये यहाँ पे ना बस ऐसे ही 2025 लिख देना, फिर नीचे ऐसे आ जाएगा, फिर कंटिन्यू का बटन दबा देना। आगे से आगे चीजें तो बेतहाशा आती जाओगी। आप लोग कितने बटन दबाना याद रखोगे? ठीक है, बटन तो आगे से आगे आते ही जाएंगे ना। अब ये देखिए, ये भी मैं बटन ही दबाई जा रहा हूँ अभी भी। इतने बटन दबाने के बाद अब जाके रिटर्न सिर्फ ओपन हुई है, तो आप लोग क्या इतने बटन याद रखोगे? प्रैक्टिकल का तो यही मतलब होता है ना कि सारा कुछ पोर्टल से सिखाओ, तो ऐसे कैसे आप लोग याद रखेंगे? नहीं, मैं वो आपको तमाम तर चीजें जो प्रैक्टिकल में होती हैं, उनके कोरस्पॉन्डेंस, जो जो कवानीन हैं, जो जो प्रोसीजर्स हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपको कानून से वो भी पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल पे लेके आऊंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आज हमने शुरू किया जी कि एक बंदा जो सैलरी लेता है, ये देखिए सैलरी तनख्वाह लिखा हुआ है ना, कि जो बंदा सैलरी लेता है वो अपना गोशवारा कैसे जमा करवाएगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल में तो वही बटन दबाने वाली बात है, लेकिन पता तो चले कि इनकम टैक्स वाले सैलरी किसको कहते हैं, तनख्वाह किसको कहते हैं, टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कहाँ पता चलेगा। मैं आपको फौरी तौर पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे लेके जाऊंगा। ये देखें किताब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगी एफबीआर की वेबसाइट से। मैं आप लोगों के ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा और आप लोगों को डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा। अब मैं आपको इस पे लेके आऊंगा। ठीक है, हमारी जो इंशाल्लाह कल की क्लास होगी ना, कल भी हमारी क्लास होगी, तो उसमें मैं प्रॉपरली आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सारा पढ़ना सिखाऊंगा कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कैसे पढ़ना है। सेल टैक्स एक्ट सिखाऊंगा, कंपनीज एक्ट सिखाऊंगा। कल वाली हमारी क्लास जो है वो इसके बारे में इन डेप्थ होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ये सेक्शन चल रहे हैं, ये कानून के सेक्शन हैं। यहाँ पर अगर आप आओगे तो सेक्शन नंबर 12 मिलेगा आपको। क्या लिखा हुआ है? सैलरी। यहाँ आईरेस में हम लोग क्या पढ़ने आए थे? सैलरी पढ़ने आए ना। ये देखें, हमें यहाँ पे सैलरी मिल गई है। अब इसके साथ पेज नंबर कौन सा? 47। तो मैं यहाँ पे या तो 47 लिख के भी सर्च कर सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं 12 लिख के भी सर्च कर सकता हूँ सैलरी के बारे में। अब ये देखिए सैलरी का कानून आ गया। मैं आपको यहाँ इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में पढ़ाऊंगा कि सैलरी के इस कानून में क्या लिखा हुआ है, सैलरी किसे कहते हैं, उस पर टैक्स लगना है नहीं लगना है, कितना लगना है। जब हम यहाँ से सीख लेंगे, ठीक है, छोटा सा कानून, फिर हम वापस आएंगे प्रैक्टिकल पे। फिर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इस कानून को जो हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर हम लोग अपना गोशवारा जमा करवाएंगे। तो फिर आप सोचें कि इससे बेहतर तरीकाकार और क्या हो सकता है। आप लोगों को कानून भी, मैं ना तो आप लोगों को ये तंग करूंगा कि भाई ये जो इतना बड़ा कानून है ना, ये मैंने पूरी किताब पढ़ानी ही पढ़ानी है, और मैं आपके 4-6 महीने जाया कर दूं ये किताब पढ़ाते पढ़ाते। किताब तो बहुत बड़ी है, और अगर मैं आपको किताब बिल्कुल ही ना पढ़ाऊं तो फिर आप ये सारी चीज सीखेंगे कैसे? ये भी मुश्किल काम है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये कि मैंने दरमियानी रास्ता चुना है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाऊंगा, लेकिन कानून के साथ साथ। दैट मीन्स कि सिर्फ वो कानून हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिकल चीजों से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। ये चीज फिर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स में भी करेंगे, सेल टैक्स होगा सेल टैक्स में भी करेंगे, कंपनीज एक्ट होगा। ये सारे नोट्स हैं आपके पास। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कंपनीज एक्ट है 2017 का। ये मैंने सारा पढ़ाना है। इसी से आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या होती है, कंपनियां कैसे बनती हैं, कैसे रजिस्टर होती हैं, डायरेक्टर क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या है, सीईओ क्या है, ऑडिटर क्या है, ऑडिट क्या होता है, लीगल एडवाइजर कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, कंपनी में बोर्ड की मीटिंग कौन सी होती है। ये सारी चीजें हमें कब कौन बताएगा? ये कानून बताएगा। कौन सा कानून? कंपनीज एक्ट 2017। मैं आप लोगों को ट्रेडमार्क, मैं आप लोगों को लोगो रजिस्ट्रेशन सिखा दूं। आपको लगता है कि इतनी मुश्किल चीज आपको खाली बटन दबाने से आ जाएगी? नहीं आएगी। आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ाकर फिर आपको पोर्टल पर लेके जाऊंगा, फिर प्रैक्टिकली काम करवाऊंगा, फिर आप लोगों को समझ लगेगी कि अच्छा अच्छा ट्रेडमार्क किसको कहते हैं। ये चीज ट्रेडमार्क के अंदर आती है, ये नहीं आती है। ट्रेडमार्क इतने कलर्स में होगा तो क्या रजिस्ट्रेशन पे फर्क पड़ेगा? ट्रेडमार्क में लफ्ज लिखे हुए होंगे, सिंबल बना होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर आप प्रैक्टिकली उस काम को बेहतर तरीके से कर सकोगे। ठीक है, ये सारा कुछ इसी तरीके से, ये आईपीओ से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, एसआरओ वगैरह आ जाएंगे, सेल टैक्स रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, इनकम टैक्स रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, कस्टम्स एक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ईओबीआई का एक्ट पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो जितने भी हमारे कानून है, एफएडी एक्ट पढ़ाया जाएगा, आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ाए जाएंगे जो भी लेटेस्ट आते हैं। ये सारे कवानीन पढ़ाकर
ठीक है। और सेल टैक्स जो है वो आपको सिर्फ फेडरल का नहीं पढ़ाया जाएगा, हम लोग पीआरए, केपीआरए, बीआरए, एसआरबी, तमाम तर सूबों के रिटर्न फाइल करेंगे। हम लोग सूबों के कवानीन सीखेंगे, जैसे पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट, सिंध सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट, ठीक है। इसी तरीके से केपी है, इसी तरीके से बलोचिस्तान है, इनके आगे अलग अलग पोर्टल्स हैं, सारे पोर्टल्स पे आपको प्रैक्टिकली काम सिखाया जाएगा और कवानीन भी पढ़ाए जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी जी, और इस तरीके से इंशाल्लाह चल रही होंगी। चलिए सवाल भी आ गए हैं भाइयों के। मुझे बस अपने काम के लिए सीखना है। बस 2 लोगों को सामान बेचता हूँ, इनको इनवॉइस देना होती है, कोई मसला ही नहीं है। आपने सेल टैक्स की इनवॉइस देनी है, ठीक है, सिखा दिया जाएगा आपको सारा कुछ। आईटीपी लाइसेंस क्या होता है डियर? आईटीपी लाइसेंस ये होता है कि जब आप लोग इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का काम करते हो, तो आपके क्लाइंट को कभी कोई नोटिस आ जाता है, उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर देता है एफबीआर, तो फिर आपको अपील करनी पड़ती है। आपको एफबीआर के जो कमिश्नर साहब होते हैं, कमिश्नर अपील्स या फिर अपेलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि टैक्स की अदालतें, आप लोग को टैक्स की अदालतों में जाकर अपने क्लाइंट के बिहाफ पर पेश होना पड़ता है, क्लाइंट को डिफेंड करना पड़ता है। तो वहां पर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जैसे वकील के पास वकालतनामा होता है ना, जैसे वकील के पास उसका वकालत का लाइसेंस होता है, इसी तरीके से आपके पास बीइंग अ कंसल्टेंट एक लाइसेंस होना चाहिए कि आप भी अदालतों में जा सकते हैं, सिर्फ टैक्स की अदालतों में। वो है आईटीपी का लाइसेंस। इसके लिए इंटरव्यू वगैरह होता है, उसकी सारी प्रेपरेशन मैंने आपको करवानी है इसी कोर्स के अंदर। इसके लिए कोर्स आपने अप्लाई कैसे करना है इस लाइसेंस के लिए, वो मैंने आपको करवाना है। एप्लीकेशन कैसे देनी है, किस आरटीओ में देनी है, किस सीटीओ में देनी है, सब कुछ मैंने आपको गाइड करना है इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। After this course, will you help us to file our taxes and tips how to minimize our taxes by investing in VPS and other methods like donation? अच्छा जी, भाई कह रहे हैं कि इस कोर्स के बाद क्या आप हमारी हेल्प करेंगे टैक्सेस और टिप्स वगैरह के बारे में, किस तरीके से हम लोग अपने टैक्स को कम से कम कर सकते हैं, और कैसे हम लोग कोई डोनेशन वगैरह कर सकते हैं, या हम लोग किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि हमारा जो है वो वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स वगैरह में, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि हमें टैक्स क्रेडिट्स मिले। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस करवा लेते हैं, इंश्योरेंस वालों को टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करने पे टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं, सुकूक्स लेने पे टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं, लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स परचेज करने पे टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। तो बहुत सारे काम है, और इसी तरीके से डोनेशन वगैरह करने से भी टैक्स मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन ये बहुत कम चीजें हैं जिनका मैंने अभी यहाँ पे जिक्र किया। मैं आपको बिजनेस के अंदर ऐसी ऐसी इंशाल्लाह चीजें गाइड करूंगा जो कि ना तो लीगली गलत होंगी, ना इखलाकी तौर पे ऐसी होंगी कि जी वो तो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो तो 2 नंबरी है। नहीं, आप लोगों को प्रॉपर लीगल और मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ऐसे अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा जिससे आपका टैक्स कम हो जाएगा, आप टैक्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। टैक्स इवेजन नहीं सिखाई जाएगी, आपको टैक्स अवॉइडेंस सिखाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि वी विल बी आईटीपी आफ्टर कोर्स। डियर, आई आपको इस कोर्स के बाद ना आपका जो आरटीओ होता है, ये कि आपका टैक्स का दफ्तर है, वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपका इंटरव्यू होता है, फिर आप आईटीपी बन जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप कोर्स करने के बाद आईटीपी नहीं बनेंगे, इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं ना, तो फिर आप आईटीपी बनते हैं। इनकम टैक्स एडवाइजरी कोर्स 1.5 मंथ वाले में डिजिटल मार्केट का मॉड्यूल शामिल है। जी बिल्कुल, डिजिटल मार्केट का मॉड्यूल 1.5 मंथ वाले कोर्स इनकम टैक्स में भी शामिल है। मैं 2 दफा पढ़ाऊंगा और फिर बड़े कोर्स के एंड पे भी पढ़ाऊंगा। निम्रा मिस निम्रा कह रही है कि जी डज एन एडवोकेट नीड टू हैव एन आईटीपी लाइसेंस? नहीं मिस, आपके लिए इसकी इसकी जरूरत नहीं है। जो भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं प्रैक्टिसिंग, उन्हें आईटीपी के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। आप लोग अपने वकालत के लाइसेंस पर कहीं पर भी जाकर केस लड़ सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों को आईटीपी के लाइसेंस की जरूरत होती है जो लोग आप लोग इसमें क्या टर्म यूज करो, यानी नॉन एडवोकेट्स जो होते हैं और वो केस लड़ना चाहें, तो वो सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स तक जा सकते हैं इस लाइसेंस के साथ। एक है कमिश्नर अपील्स की अदालत, और एक को कहते हैं अपेलेट ट्राइब्यूनल। इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर फिर हाई कोर्ट आ जाती है। हाई कोर्ट में फिर वकील ही जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, या दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं सिविल कोर्ट्स वगैरह में,
तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वकील साहब ही जाते हैं। आईटीपी लाइसेंस के बारे में मैंने अभी भी बताया जिशान साहब। आईटीपी लाइसेंस कहते हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर लाइसेंस। ठीक है, काम इसका सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपने टैक्स की अदालतों में जाकर केस लड़ना होता है, ये उसके लिए होता है। बाकी सारा जो काम है ना इनकम टैक्स ये वो सारा कुछ ये जो मैं अभी इतनी देर से सिखा रहा हूँ, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस आपको हमसे सीखने की जरूरत है, सीखें और अपना काम शुरू करें। लाइसेंस की जरूरत सिर्फ पड़ती है अदालत में जाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं कि उनके पास ऐसे लाइसेंस भी हैं, इवन दैट कि वो वकील साहब भी हैं, लेकिन वो ये काम नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हमारा जरा एक्सपोजर नहीं है इतना ज्यादा, हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि वहां पे हम जाएं, हमें जरा अभी और टाइम चाहिए। तो क्या करते हैं ज्यादातर लोग, एक आधा वकील रखा होता है सबने अपने दोस्तों में। वकीलों के तो खैर हजारों वकील दोस्त होंगे, लेकिन कंसल्टेंट्स वगैरह ने क्या किया होता है कि एक आधा वकील अपना दोस्त रखा होता है। अपील वगैरह का केस आता है, पकड़ लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा खुद बनाएंगे और सारी चीजें तैयार करके वकील को भेज देंगे अपने बिहाफ पे। इस तरीके से होता है। डू वी एबल रिवाइज आवर टैक्स रिटर्न्स, समवन फाइल्ड माय रिटर्न्स रॉन्गली। आराम से कर सकते हैं हसन खलील रान साहब, आप अपनी रिटर्न्स रिवाइज कर सकते हैं। मैं एक चीज बस रह गई है, मुझे अभी भी याद आई है जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, कि आप आपने जो टर्म यूज किया ना रिवाइज वाली, तो उससे मुझे याद आया, रिवीजन से याद आया कि आप लोग जो है हमारा एलएमएस पोर्टल जो है जिसके ऊपर रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं जी, ये लाइफ टाइम है। गौर से सुन लें, मैं 3 दफा रिपीट करूंगा, हमारा लाइफ टाइम एलएमएस है। आप लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हमेशा के लिए, जब तक हमारा इदारा है, जब तक हमारी वेबसाइट है, तब तक ये आपकी तमाम तर क्लासेस लाइफ टाइम अवेलेबल होंगी। आप लोग जब मर्जी अपनी क्लास देख सकते हैं आफ्टर दिस कोर्स। कोई 1 महीना, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने वाला मसला नहीं है। हमें ना कोई होस्टिंग का इशू है, ना हमारे वेबसाइट्स का कोई इशू है। जब मर्जी चाहें, जितनी दफा मर्जी देखें लेक्चर्स को, और जब मर्जी रिवाइज करें। आपके पास क्लाइंट आके बैठा कहता है जी कि मैंने जो है वो कंपनी रजिस्टर करवानी है, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर करवाना है। नहीं इतना मुश्किल कि जहन पे जोर डालें, पता नहीं कैसे करना है। भाई आराम से एलएमएस पे जाएं, सर्च करें पीसैप रजिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्ट्रेशन सर्च करें, आपके एलएमएस में फौरी तौर पे क्लास आ जाएगी आपकी। अपनी क्लास लगाएं, 1 घंटे की उधर क्लास चल रही होगी, साथ साथ क्लाइंट का काम करना शुरू कर दें। 1 घंटे की क्लास देख के काम करना है तो कर लें, साथ साथ करना है तो कर लें, क्लाइंट का काम करके फारिग करें। इतना सा एक 0.001% भी आपको इंशाल्लाह शक नहीं रहेगा कि पता नहीं मैंने काम सही किया या गलत किया। जब आप प्रॉपर देख के कर रहे हो सारा काम, तो फिर कहाँ पे आपको मसला रहेगा। तो इस हद तक हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को सपोर्ट कर लेंगे। कोर्स के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि टोटली वेरीफाइएबल होगा। ठीक है, ऑनलाइन वेरीफाइएबल होगा। आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, आप किसी कंपनी पे के पास जाते हैं, बतौर एम्प्लॉय काम करना चाह रहे हैं, वो कहता है कि भाई आप तो नए बंदे हो, आप तो अभी भी आए हो, आपने नया नया काम सीखा है, मैं नहीं देता आपको काम। आप कहते हो कि भाई ये मेरा सर्टिफिकेट पकड़ो, आप इसको स्कैन करो अपने मोबाइल से। आप मेरे टीचर हैं, उनका फोन नंबर आपको इससे मिल जाएगा, उनके इदारे का आपको पता मिल जाएगा, आप जाके वेरीफाई करो, आप कॉल करके पूछो उनसे। ठीक है, अभी जो है परसों ही मुझे पंजाब बैंक के जो है हेड ऑफिस से, लाहौर से जो है मुझे एक ईमेल आई हुई है। बहुत सारी ईमेल्स आती रहती हैं कि जी हमारे फलां जो है वो बैंकर ने ये काम किया है, आपसे कोर्स किया है, फलां अकाउंटेंट ने किया है, कंपनीज की तरफ से लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, लोग ज्वाइन करते हैं जाके इदारों को, और मैं आपको ईमेल भी कहेंगे तो मैं भी कभी आपको शेयर कर दूंगा। शायद इधर यहाँ पे सामने मेरे अभी अभी जो रिसेंटली आई है ना कल परसों, वो शायद यहाँ पे पड़ी भी हो। ठीक है, थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा। तो क्या है कि मैंने जब उन्हें प्रॉपर रिप्लाई कर दिया, ये देखें सबसे ऊपर ही पड़ी, ये मैंने ईमेल रखा है जो है ना, इसलिए अलग से हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से आया है। ये देखिए वेरिफिकेशन ऑफिसर है जी, एफएससी इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अब ये क्या कहने हैं कि प्लीज वेरीफाई द अटैच्ड डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस, डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेंशन बिलो, प्लीज आस्क लो। तो क्या है, वो उन्हें वेरिफिकेशन चाहिए।
अब अगर जब मैंने यहाँ से वेरीफाई कर देना, मैंने कहना कि जी ये जो स्टूडेंट हैं फैसल मुनीर साहब, जिनका ये CNSE है, ये हमारे बहुत ही अच्छे और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट रहे हैं, तमाम तर चीजें मुझसे सीख कर गए हैं, इनका बड़ा अच्छा स्कोर रहा है, इन्हें एक एक चीज आती है, इनकम टैक्स की भी, सेल्स टैक्स की भी, कॉर्पोरेट की भी। जब मैं यहाँ से एक अच्छा रिप्लाई बना के भेजूंगा, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने क्या क्या इन्हें पढ़ाया है, मैंने किस तरीके से इनका टेस्ट लिया है, तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये जो इदारा है जिन्होंने मुझसे पूछा है, फिर ये इन्हें हल्का सा भी शक रह जाएगा कि ये बंदा पता नहीं इसको काम आता है नहीं? वो फौरी तौर पे इसको हर तरह का काम देंगे, चाहे वो इसके मुंह पे ना भी बताएं इसको कि भाई हमने वेरीफाई कर लिया है, लेकिन उन्हें इसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। वो इस बंदे को काम देते हुए, इस बंदे को सैलरी देते हुए, इस बंदे को पे करते हुए फिर वो डरेंगे नहीं। ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये जरा बैंक्स वगैरह का ऑफिशियल तरीका कार है, वो इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। अदरवाइज आप सिंपली QR कोड स्कैन करके डायरेक्टली वेबसाइट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगी। 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट फ्राहम करेंगे हम लोग। आपका कोई भी काम है, कहीं पर भी आपको कोई रुकावट आती है, कोई चीज नहीं समझ आती, आप फौरी तौर पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आए, मसला लिखें, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पे आ जाए, वहां पे आके इशू बताएं। लाइव क्लास चल रही है, आपकी कोर्स चल रहा है, आप कोर्स लाइव कोर्स में बताएं। जैसे अभी ये पीछे भाई ने लिखा है यहाँ पर, ये ऊपर वाला, ये वाला, कि डू वी एबल टू रिवाइज आवर टैक्स रिटर्न, समवन फाइल माय रिटर्न्स रॉन्गली। क्या मैं अपनी रिटर्न्स जो है उनको रिवाइज कर सकता हूँ, दोबारा से एडिट कर सकता हूँ, किसी बंदे ने मेरी रिटर्न्स गलत जमा करवा दी है? तो भाई यही इसी तरह के मसले आएंगे मेरे पास। मैंने क्या करना है, मैंने लाइव क्लास में आपसे कहूंगा, ये हसन खलील भाई है, मैं कहूंगा कि मेरा ये फोन नंबर है, मेरे व्हाट्सएप पे अपनी लॉगिन आईडी भेजें, शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें, पासवर्ड भेजें, मैं आप सबके सामने टाइप करूंगा और इनकी जो रिटर्न्स हैं वो रिवाइज कर दूंगा। मेरा उस पर मैक्सिमम 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। मैंने वैसे भी तो रिवीजन सिखानी है ना, तो मैं एक स्टूडेंट के काम के तौर पे सिखा दूंगा। तो ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल होगा जी। अच्छा, हसन खलील भाई कह रहे हैं कि जी NGO रजिस्ट्रेशन भी सिखाएंगे। हाँ जी, कॉर्पोरेट मॉड्यूल में सिखाएंगे। कल से रेगुलर क्लासेस होंगी, बिल्कुल कल आपकी पहली रेगुलर क्लास होगी, ठीक है, संडे को, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड आपकी जो क्लासेस हैं वो फ्राइडे सैटरडे संडे को हुआ करेंगी, ठीक है। आज की ओरिएंटेशन क्लास और कल आपकी पहली रेगुलर क्लास होगी। अच्छा जी, यहाँ तक मेरा जितना भी कंटेंट था, जो चीजें मैंने बतानी थी, सिखानी थी, वो हो गई हैं पूरी, ठीक है। मेरा लेक्चर तकरीबन हो गया है कंप्लीट। अब आ रही आ गई आप लोगों के सवाल जवाब की। मजीद सवाल जवाब किसी ने लिखने हैं, लिखते जाएं, मैं आप लोगों का माइक भी ओपन कर देता हूँ। किसी भाई ने ऑरल क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप लोग ऑरली भी सवाल पूछ सकते हैं। बस मैं इस चीज को वाइंड अप करता हूँ, देन जो है आप लोग अपने सवालात वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं साथ में बस अपने बारे में बता दूं जी, मेरा नाम नुमान अहमद है, पर्सनली मैं CA फाइनलिस्ट हूँ, और मेरा मास्टर्स है जी, MBA फाइनेंस हूँ मैं, और डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज भी है। इसके अलावा मेरा तकरीबन अब 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, बल्कि इससे भी ज्यादा, करीब 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा टैक्सेशन में, ऑडिट के मैटर्स में और कॉर्पोरेट में, ठीक है। टैक्सेशन और कॉर्पोरेट में मेरा मैक्सिमम एक्सपीरियंस है तकरीबन 4.5 से 5 साल तक का, और थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 2-2.5 साल का वो ऑडिट में भी है, ठीक है। ये आप में से अगर कोई बंदा CA स्टूडेंट होगा तो उन्हें इस चीज का आइडिया होगा कि हमारे जो है वो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो उस हिसाब से हम ले कभी ऑडिट में भी काम करते हैं, टैक्सेशन में भी करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह में काम करते हैं। तो जी बहुत सारी मल्टीपल फॉर्म्स में जो है मैं सीनियर एसोसिएट लेवल पर काम कर चुका हूँ, और मल्टीपल इंडस्ट्रीज में भी मैं काम कर चुका हूँ, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी शामिल हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा मैंने काम किया है वो मैंने डोंगजिन इंडस्ट्रीज में किया है, चाइनीज फर्म है। और इसके अलावा करंटली हमारी अपनी टैक्स फर्म है लाहौर में, वर्चुअल टैक्स के नेम से, जिसके मैंने आपको बताया कि उन्हीं के क्लाइंट्स के ऊपर आपको सारा काम सिखाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस एडवाइजरी में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और उसकी वजह यह है कि जब इतने ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, हमसे काम करवाते हैं, तो फिर साथ ही साथ बिजनेसेस के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी गाइड करूंगा। इसके अलावा आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग और इस टाइप की चीज़ों में भी मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये मेरा एक अलग से एक्सपीरियंस, हालांकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ना ये हमारे कोर्स की कुछ स्पेसिफिक जो है वो आउटलाइन में शामिल था। ये सिर्फ एक जाती चीज थी, एक जाती स्किल है जो मेरे पास है बहुत देर से, और मैं इसको हर रोज पॉलिश करता रहता हूँ। बिकॉज बिजनेसेस अगर चल रहे हैं तो सिर्फ इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग की बेस पर चल रहे हैं। अदरवाइज बिजनेसेस
जो थोड़े थोड़े तो सबके चल रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस प्रॉपर चल रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग एड्स की बेस पे चल रहा है। तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये वो जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती है, हर तरह के एडवर्टीजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं आपको तमाम तर चीजें गाइड करूंगा, और बाकी सारी चीजें तो जी आप लोगों को सिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं। अब मैं करता हूँ आप लोगों के माइक्स ओपन, और फिर आप लोग पूछें, ठीक है। जो यहाँ पे सवालात लिखे हुए हैं मैं पहले इनका भी जवाब देता हूँ, और साथ माइक ओपन कर देता हूँ। माइक ओपन करने के बाद आप भाइयों ने ये क्या करना है, ये एक छोटा सा बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने करने हैं अपने अपने हैंड रेस। तो जिस भाई का हाथ खड़ा होगा मैं नाम लूंगा, देन आप लोगों ने सवाल पूछ लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि क्लासेस ऑन वीकेंड 9:15 से 10:45 तक। जी बिल्कुल, वीकेंड से मुराद तो वैसे हम लोग हफ्ता और एतवार ले लेते हैं ना, सैटरडे संडे, लेकिन हमारी क्लासेस 3 दिन हुआ होती हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ऑडिट क्या होता है डियर? ऑडिट होता है, कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, काम करते हैं, तो हर बिजनेस की ये कोशिश होती है कि वो एफबीआर को कहता है कि मेरा तो सारा पैसा डूब गया है, मैं तो नुकसान में चला गया हूँ। मैंने तो मिसाल के तौर पे मैंने 50 लाख का कारोबार किया भी है, लेकिन उसके बावजूद मेरा नुकसान इतना ज्यादा हो गया है, मेरी चीजें जल गई हैं, मेरी चीजें महंगी मुझे बहुत ज्यादा मिली थी, मुझे प्रॉफिट बचा ही नहीं है, मैंने चीज खरीद के ले आया था, बाद में सस्ती हो गई है। 100 बहाने होते हैं। तो बिजनेसमैन 50 60 60 करोड़ करोड़ का बिजनेस करने के बाद क्या कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हो, हम लोग टैक्स नहीं दे सकते। तो इससे बचने के लिए एफबीआर ने क्या कहा है, एफबीआर ने चार्टेड अकाउंटेंट्स को एक जिम्मेदारी लगाई है उनकी, कि आप लोगों ने कंपनीज का किया करना है ऑडिट। उनकी जो बातें उन्होंने लिखी हुई हैं अपने गोशवारों के अंदर, उसको वेरीफाई करना है आपने उनके बिजनेसेस के साथ, कि वो जो कहते हैं कि हमें नुकसान हो गया, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हम लोग लॉस में चले गए, क्या ये ठीक है या गलत है। इस चीज को कहते हैं ऑडिट। ये काम एफबीआर खुद भी करता है, लेकिन एफबीआर के पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं है कि करोड़ों लोगों का ऑडिट एफबीआर बैठ के कर सके। तो एफबीआर ने इस चीज को आउटसोर्स कर दिया हुआ है सीए फर्म्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को, कि वो लोग इस चीज को देख लें, और फिर वो लोग देख के एक ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं, एक ओपिनियन दे देते हैं कि हाँ भाई ये इसने सही लिखा हुआ है, इसने गलत लिखा हुआ है, हमने सारी चीजें चेक कर ली हैं, इनकी वाउचर्स, इनकी इनवॉइसेस, इनका एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड, इनका स्टॉक, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो इसे कहते हैं ऑडिट। इससे फिर एफबीआर को जो है ना तसल्ली हो जाती है कि टैक्स पेयर सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। ये होता है ऑडिट। वीकेंड क्लासेस डेज एंड टाइम फॉर 1 मंथ कोर्स। नकीब साहब, वीकेंड क्लासेस ही हैं 4 मंथ कोर्स के भी और 1 मंथ कोर्स के भी। जुमा, हफ्ता, एतवार, शाम को 9:15 से लेकर 10:45 तक। या आप ये कह सकते हैं कि 9:15 से लेकर जब तक आप लोग सो नहीं जाते, थक नहीं जाते, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। बट आई कैन ओनली अटेंड सैटरडे एंड संडे। कोई मसला नहीं है नकीब साहब, आप सैटरडे एंड संडे वाले, हमारा जो बैच है वो भी चल रहे होते हैं, आप लोग कहीं कोऑर्डिनेटर से रब्ता कीजिएगा, आप लोग सैटरडे संडे वाले में आ जाए। अगर आप में से कोई भाई मंडे ट्यूसडे वेंसडे में आना चाह रहा है, आप लोग उसमें भी आ सकते हैं। हमारे पास वर्सेटाइल ऑप्शंस होते हैं, वर्सेटाइल बैचेस होते हैं, ठीक है। फरहान साहब कह रहे हैं कि जी फिजिकल क्लासेस, नहीं फरहान साहब, फिजिकल क्लासेस फिल वक्त मैं नहीं करवा रहा। मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, और मेरा ना टांग का इशू बन गया है पिछले 2-4 महीनों से। तो वैसे भी हमारी फिजिकल क्लासेस तो खैर लाहौर में होती हैं, लेकिन इस वक्त मैं फिजिकल क्लासेस नहीं करवा रहा, ऑनलाइन ही करवा रहा हूँ। माई फ्रेंड टोल्ड मी कि उसका फादर का ऑडिट खुल गया है एफबीआर की वजह से। व्हाट डज इट मीन देन? डियर, ऑडिट ये होता है कि आपके जो वालिद साहब होंगे, उन्होंने किसी ना किसी रिफंड के लिए अप्लाई किया होगा। जब टैक्स में ज्यादा टैक्स पे कर दिया होता है ना किसी भी बंदे ने, तो फिर वो कहता है कि मेरा टैक्स मुझे वापस, उसे कहते हैं रिफंड क्लेम करना, ठीक है। अब उन्होंने अपना ऑडिट रिफंड क्लेम किया होगा, तो फिर एफबीआर पैसे वापस करने से पहले ना एक दफा सारी चीजें देखता है, ऑडिट करता है। ऑडिट का अगर लफ्जी मतलब आप पूछेंगे ना, जांच पड़ताल, जायजा लेना, ठीक है, इसे कहते हैं ऑडिट खुल गया। अब इसकी मैं आपको आम सादा सी मिसाल क्या दूं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। मतलब यही समझ लें कि आपके वालिद साहब हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने आपको दिया 10,000 रुपए, ठीक है। अब आप 10,000 रुपए उन्होंने दिया है आपको कि यार ये पैसे ले जाओ और इससे जो है ना फला फला चीजें लेके आ जाओ। आप जाते हो और 2,000 की चीजें लेके आते हो और कहते हो कि जी पैसे खत्म हो गए। ये मैं आपको जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आपके वालिद साहब क्या कहेंगे? वो आपका ऑडिट ओपन कर देंगे ना, ऑडिट होगा आपका,
कि भाई 10,000 लेके गए हो, 2,000 की चीजें लेके आए हो, बाकी 8,000 कहाँ आपने खर्च किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप सारी आपसे वो सारे वाउचर्स मांगेंगे, इनवॉइसेस मांगेंगे, ट्रांजैक्शंस मांगेंगे, कैसे आपने बैंक से 10,000 रुपया निकलवाया था, किस किस दुकान पे गए, क्या क्या खरीदा, और फिर जो पैसे बचे वो कहाँ पर गए, कहाँ पे इन्वेस्ट किए। फिर आपकी ट्रांजैक्शंस देखी जाएंगी। सारी ट्रांजैक्शन जब आपके वालिद साहब देखेंगे तो पता चलेगा कि आपने 8,000 रुपए का जो है वो कोई चीज खरीद लिया आपने। मिसाल के तौर पे आपने कोई ये हेडफोन्स ले लिए 8,000 रुपए के, तो एक ट्रांजैक्शन उन्हें नजर आ जाएगी, ऑडिट हुआ, ट्रांजैक्शन नजर आई, आपके वालिद साहब पूछेंगे कि ये हेडफोन तो हमारे ग्रोसरी आइटम्स में शामिल ही नहीं थे जो मैंने आपको 10,000 का लेने का भेजा है। फिर आप क्या करेंगे, आप एडमिट करेंगे कि जी मैं 2,000 की ग्रोसरी ले आया था, 8,000 के मैंने हेडफोन ले लिए। तो ऑडिट में आप पकड़े गए, अब आपको सजा होगी। आपके वालिद साहब कहेंगे कि भाई या तो 8,000 रुपये वापस करो, या फिर इसके बदले में हमें कोई और चीजें ले ला के दे दो, या फिर वो आपको माफ कर देंगे। ये है ऑडिट सिंपली। जिशान साहब कह रहे हैं कि जी मेरा सवाल है। जी जिशान साहब, आप ऑरली सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछे, मैं सुन रहा हूँ। जी जिशान साहब सवाल पूछे काइंडली, मेरी तरफ से माइक ओपन कर दिया गया है, मैं आपको सुन रहा हूँ। आपने ना अपनी स्क्रीन पे देखना है जिशान साहब, ऐसे ये वाला माइक होगा आपकी तरफ भी, इसके ऊपर दबाएं तो पहले आपका माइक बंद होगा, आप क्लिक करेंगे तो माइक ओपन हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट कर लें। और अगर आपको समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है तो फिर आप एक काम करें, आप लिख के सवाल पूछ लें, ठीक है। मैं यही हूं, मैं लिख के भी आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है, अच्छा किसी और ने अभी तक हैंड रेज नहीं किया। कोर्स की जो फीस स्ट्रक्चर है, वैसे तो इस बारे में मुझे इतना ज्यादा नहीं पता होता, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत मुझे इदारे ने बताया मैं आपको। अच्छा फीस स्ट्रक्चर से आप देखें, एक और चीज मुझे याद आ गई, गौर से सुने जी सारे लोग। नोट्स का क्या तरीका होता है हमारा, मैं वैसे ना यहाँ पे गूगल शीट पे लिख के बताने लगा था आपको फीस, तो उसी से मुझे याद आ गया। आप लोगों को नोट्स जो हैं जी वो सारे के सारे ऑनलाइन गूगल शीट्स पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ना पे आप लोगों को तंग करूंगा कि अपने रजिस्टर्स पे एक एक चीज लिखो, लिखना अच्छी बात है, लिखोगे आपका फायदा होगा, लेकिन अगर नहीं लिख सकते आपकी कोई भी चीज जाया नहीं होगी। मैं जितनी बातें करूंगा सारी मैं साथ साथ लिखा करूंगा यहाँ गूगल शीट पे, ठीक है। ऐसे ही आपकी ये शीट्स बनती जाया करेंगी, और इन्हीं शीट्स के ऊपर आपका सारे का सारा कंटेंट होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं आप लोग, कल हम लोग इंशाल्लाह ये सारी चीजें पढ़ेंगे क्लास 1 में, ठीक है। तो फाइलर किसे कहते हैं, वाई वी फाइल टैक्स रिटर्न, एक एक चीज, फिर सारी कैलकुलेशंस वगैरह। क्लास 2 आ गई आपकी, ठीक है। क्लास 3 आ जाएगी, सैलरी रिटर्न्स के बारे में ये सारी कैलकुलेशन, इसको, और ये चीजें हमेशा आपके पास रहेंगी। जब मर्जी आराम से बैठे इन चीजों को रिवाइज करें, पढ़ें, ठीक है, जो करना है करें, सब कुछ आपके पास रहेगा। और अब मैं एक और बड़ी ही जरूरी चीज जो है उसकी तरफ इशारा कर दूं कि सिर्फ यहाँ पर नोट्स नहीं पड़े हुए होंगे जी। आपकी ये जो फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इस पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स पड़े होंगे आपके पास, और आप लोगों को पढ़ने के लिए फिर किताबें अलग से ओपन करनी पड़ेंगी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलग ओपन करना पड़ेगा आपको, सेल टैक्स एक्ट अलग ओपन करना पड़ेगा, आईआरएस अलग ओपन करना पड़ेगा, नहीं। तमाम तर चीजें जो है वो मैंने रख दी हैं आपकी इन्हीं नोट्स के अंदर, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्टेप्स टू बिकम अ फाइलर। अब ये लिखी हुई चीजें यहाँ पे आ गई नोट्स में, इसके साथ साथ जो जो स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने, जो आईरिस में काम करना था आपने सॉफ्टवेयर में, मैंने उसकी तस्वीरें खींचकर आपके इसी नोट्स में अपलोड कर दी हैं, ताकि आप उसको साथ साथ प्रैक्टिकली विजुअली भी देख सकें, विजुअलाइज कर सकें, आपको पता चले कि अच्छा ये काम यहाँ से होना है। रिटर्न फाइलिंग, शायद अभी आप में से किसी भाई को याद हो, मैंने जब आपको करवाया था मैंने कहा था सबसे पहले आपने डिक्लेरेशन पे जाना है, ये देखें, ठीक है। और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप लोगों ने डेक्लेरेशन पे जाना है, फिर आप लोगों ने रिटर्न एंड स्टेटमेंट ओरिजिनल पे आना है, फिर नॉर्मल रिटर्न, सब कुछ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए। एक ये शीट ओपन कर लें आप, और उसके बाद सारी चीजें इसी के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इससे ज्यादा और आसानी क्या हो सकती है। कहाँ से आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वगैरह डाउनलोड करना है, वेबसाइट, एक एक चीज, ये भी मैंने तस्वीरें यहाँ पे खींच के अपलोड कर दी हैं, ठीक है। एनटीएन कैसे रजिस्टर करना है, वेरिफिकेशन वगैरह कैसे होनी है,
ये सारा कुछ भी यहाँ पर अपलोडेड है, कल सिखाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह ये सारा कुछ, ठीक है। और फिर मजीद सुने, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी वेल्थ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डाल दी हुई है ताकि तसल्ली से आप लोग इसको देखें। फिर टैक्स के रेट्स वगैरह हैं, ये सारे टैक्स के रेट्स किस में दिए गए होते हैं, ये देखें ये वाले जो हैं, ये टैक्स के रेट्स होते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आपको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको यहीं पर जो है वो यहाँ पे उसकी तस्वीरें डाल दी हैं, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। फिर ये कवानीन है सारे के सारे, ये भी मैंने इसी शीट के अंदर डाल दी, ठीक है, और हर क्लास के हिसाब से। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये चीजें कितनी आसान कर दी हैं आपके लिए। अच्छा, असल बात ये चली कहाँ से थी, जो मुझे याद आया था कि मैंने आपको बताना था फीस के बारे में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फीस के बारे में। अच्छा जी, कोर्सेज हैं हमारे पास दो तरह के, ठीक है। एक 1.5 मंथ वाला है जी कोर्स, और फिर है 4 मंथ कोर्स। इसकी जो फीस है वो वैसे तो है 60,000, और 4 मंथ कोर्स की हमारी फीस है 20, सॉरी, बल्कि इसकी है 20,000 और 4 मंथ कोर्स की है 60,000। लेकिन अभी जो है हमने एक डिस्काउंट इसमें ऑफर किया हुआ है, उसके बाद आप जो 1 मंथ कोर्स है ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12,000 में, ठीक है, रमजान ऑफर है हमारी। और आपका जो 60,000 वाला 4 मंथ कोर्स है ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 में, ठीक है। तो ये आपके सामने फीस मैंने आप लोगों को बता दी है, और तमाम तर चीजें इसी में शामिल हैं, ठीक है जी। दैट मीन्स के आपका सर्टिफिकेट हो, आपका एलएमएस पोर्टल हो, आपका असिस्टेंस आपको जो प्रोवाइड की जाएगी, वो सारी चीजें सब कुछ इसी के अंदर है। ना आपसे मैंने एलएमएस को कहना है कि अलग से पैसे जमा करवाओ, ना सर्टिफिकेट के लिए पैसे जमा करवाओ, ना कोई प्रैक्टिकल जो आप लोगों को चीजें स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उसके लिए कोई अलग से चार्जेस है, ना कोई एडमिशन फीस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस है। तमाम तर जो है चीजें आपकी इन्हीं पैसों में शामिल है। इवन दैट कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस वगैरह हैं वो भी सब कुछ इसी में फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया। तो आप लोग ऐसा करें जी कि इसके जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं आप लोग ले लें, और फिर आप लोगों को पता होगा कि फीस ये है। अच्छा अच्छा जी, कुछ सवालात आ गए, मैं जल्दी जल्दी से देख लूं। इज इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड फॉर स्पेशल पर्सन, डिसेबल पर्सन बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? नहीं डियर, ऐसा नहीं है कि डिसेबल पर्सन को पूरी तरीके से ये जो है वो एग्जम्प्ट कर दें। लेकिन अगर आप लोग इजाजत ले लेते हैं एफबीआर से, एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर देते हैं एज पर सेक्शन 159, ठीक है, सेक्शन 159 होता है एग्जम्पशन का, मैं आपको गाइड करूंगा, तो फिर आपको एग्जम्प्ट किया जा सकता है, एग्जाम कर देता है एफबीआर। इफ एग्जम्प्टेड देन व्हाई इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम स्पेशल पर्सन सैलरी? वही तो बता रहा हूँ आपको कि जब तक आप एग्जम्पशन स्टेटस नहीं हासिल कर लेते प्रॉपर, तब तक आपको एग्जम्पशन नहीं मिली, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसमें एग्जम्पशन नहीं होती, एग्जम्पशन का स्टेटस हासिल करना पड़ता है। जब आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी फिर आपका टैक्स नहीं कटेगा। सर मैं अपनी रिटर्न किसी और कंसल्टेंट के थ्रू सबमिट करवाता हूँ, क्या मैं ये खुद करवा सकता हूँ? उसी सेम आईडी को यूज करते हुए, आईरस आईडी मेरे पास नहीं है, कंसल्टेंट के पास है, पर मैं अपनी रिटर्न खुद फाइल करना चाहता हूँ सेम आईडी यूज करते हुए। डियर, आईडी होती ही एक है, आप दूसरी आईडी यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। और वो दिन गए, पुराना जमाना हो गया कि कंसल्टेंट के पास आईडी होती थी, कंसल्टेंट कहता था जी मैंने आईडी नहीं देनी, पासवर्ड नहीं देना, और जो दूसरा बंदा है वो बेचारा कंसल्टेंट के डिपेंडेंट रहता था। अब नई तब्दीली आ चुकी है, अब आप लोग अपने पोर्टल से बाआसानी यहाँ पे जाओगे आप, ठीक है, ये आइरिस आ गया, इसको बंद करें, आपके पास ओपन ही नहीं होगा तो फिर बंद वाली बात ही होगी। यहाँ पे आएंगे आप तो ये लिखा हुआ है अकाउंट रिकवरी या फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे आपने क्लिक करें और आपने जाना है अकाउंट रिकवरी ऑप्शन पे, क्योंकि आपको नहीं पता आपके अकाउंट में कौन सा ईमेल लगा हुआ है, कौन सा फोन नंबर लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पे आना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर बताएं जो आके आपके शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड हो, और यहाँ पे उसकी कंपनी लिखें, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखें,
उसकी ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद ईमेल एक नया लगाएं, उस पर ओटीपी कोड आएगा, वेरीफाई करें, नया पासवर्ड सेट करें, कंफर्म करें। अब आपकी आईडी आपके हाथ में आ गई है, कंसल्टेंट की कंप्यूटर से आईडी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करें, मैं सिखा दूंगा रिटर्न कैसे फाइल करनी है, उसके बाद आप अपनी रिटर्न खुद जमा करवा सकते हैं। दोनों कोर्सेज के मटेरियल में क्या डिफरेंस है डियर? जो पहला कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरे कोर्स में इनकम टैक्स, सेल टैक्स और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने ये ओपन किए हुए हैं मैंने, ठीक है, कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है फाइलें तो काइंडली अपने कोऑर्डिनेटर से कह के आपने ये ले लेनी। ये है 4 महीने वाला कोर्स। इसके अंदर इनकम टैक्स के साथ साथ सेल टैक्स, एससीसीपी का सारा काम, आईपीओ, चैम्बर, पीसैप, पीएसडब्ल्यू, पीसी, ईओबीआई, इतना कुछ है, ठीक है। और इसमें सिर्फ इनकम टैक्स है, ये इनकम टैक्स के ही अलग अलग हिस्से किए हुए हैं। तो ये देख लें आप, अगर आपके पास नहीं है तो मैं ये ग्रुप में सेंड करवा दूंगा कोर्स की फाइल्स। Can government servant take exemption as per rule or any rule available, any case reference? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो डायरेक्टली, ये नहीं मैं कह रहा कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कोई कानून बना हो। सेक्शन 159 में जो है एग्जम्पशंस होती हैं, डिसेबल्ड पर्संस के लिए हैं, इसके अलावा विडोज के लिए हैं, इसके अलावा जो शोहदा की फैमिलीज हैं उनके लिए एग्जम्पशंस वगैरह हैं। बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है, सेक्शन 159। और जो सेकंड स्केड्यूल है वो सारे के सारा एग्जम्पशंस के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा। आप मुझे अपना आईडी कार्ड शेयर कीजिएगा, आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है कि आप डिसेबल्ड पर्सन है, कुछ इसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उसके बाद जाके आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सर एज मैम डिस्कस्ड इट इज 50 के फीस फॉर 4 मंथ कोर्स। जी मैं बिल्कुल इसमें आपको कंफर्म नहीं बता सकता मिस मारिया, आप जो है मैम से बात कर लें, बिकॉज उनका तो डिपार्टमेंट है ना, ये जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में गाइड कर देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। शायद वो मैम ही बेहतर होंगी, मैम ने ही ठीक कहा होगा, मुझे उस बारे में नहीं पता। 1.5 और 4 मंथ कोर्स डिटेल्स क्या है, काइंडली शेयर। फरहान साहब वो मैंने शेयर कर दी थी पहले भी, शायद आपने लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैं ग्रुप में दोबारा से भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप बेफिक्र रहें। इफ स्लाइड अवेलेबल काइंडली शो हेयर ऑन। मैंने अभी भी शेयर की है फरहान साहब, शायद आपने देख लिया या नहीं देखी है, देखिए ये स्लाइड है, ये है 1 मंथ कोर्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के ही ये ब्रेकअप्स किए गए हैं, ठीक है। और ये जो है साथ में आपका 4 मंथ वाला कोर्स, इसके अंदर इनकम टैक्स ये वाला सारा यहाँ पर आ गया सिर्फ मॉड्यूल 2 में, और ये बाकी सारा एक्स्ट्रा है मॉड्यूल 3, सेल टैक्स सारे का सारा, एससीसीपी, कॉर्पोरेट, आईपीओ, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ये 4 मंथ कोर्स है और ये आपका 1 मंथ कोर्स है। मैं दोबारा भी इसके बारे में बता दूंगा आपके ग्रुप में। जजाकल्ला जी। अच्छा, एनटीएन एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन शामिल है 1 मंथ 1.5 कोर्स में। डियर, एनटीएन और बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह ये 1.5 मंथ कोर्स में है, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो कॉर्पोरेट का मॉड्यूल है, वो आपके 4 महीने वाले कोर्स में ही आएगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो उसमें आएगा। जो 4 मंथ का कोर्स में एनरोल्ड होगा उसे 1 वाले की जरूरत नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कहा है आपने बिलाल साहब, यही मैं समझा रहा हूँ कि जो 4 मंथ कोर्स है ना उसमें 1 महीने वाला कोर्स उसके अंदर ही शामिल है, उसके लिए आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। और जो 1 मंथ वाले हैं उन्हें अगर मजीद चीजें सीखनी होंगी, सेल टैक्स, कंपनीज का काम और चैम्बर का काम, आईपीओ का काम, तो उन्हें फिर बाकी क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी अलग से। सर कंसल्टेंट आजकल 4-5 हजार ले रहे हैं फाइलर करने के लिए, जेन्युइन फी कितनी लगती है? जेन्युइन फी तो जी 1,000 रुपए है, जो एफबीआर को पे करना होता है ना वो 1,000 रुपए है सिर्फ चालान, बाकी सारे कंसल्टेंट्स के अपने ही पैसे होते हैं। सर इज दिस, अच्छा नकीब शाह साहब कह रहे हैं कि जी शायद यस सर, मेरे ख्याल से उन्होंने वो अपने आईडी कार्ड के बारे में बताया। इज दिस पॉसिबल दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी एन आईटीपी? डियर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ना वो इसके बारे में बिल्कुल भी मना नहीं करता फरहान साहब, लेकिन आपके जो अपने सरकारी मुलाजमत के जो कोई गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट रूल्स होंगे उनमें इसके बारे में पाबंदी हो सकती है, ठीक है। जिसमें मुझे जहां तक पता है वो यही पता है कि सरकारी मुलाजिम जो है वो अपनी मुलाजमत के साथ साथ कोई भी दूसरी जॉब या बिजनेस नहीं कर सकता, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। बाकी आप आईटीबी का लाइसेंस आपको मिल जाएगा आराम से, एफबीआर आपको किसी भी चीज से नहीं रोकेगा कि ये ना करें वो ना करें, लेकिन आपके जो मुलाजमत वाले हैं ना वो एतराज कर सकते हैं। फी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, ये आपको मैम गाइड करेंगे डियर। मेंशन इन माई आईडी, जी ठीक हो गया। तो नकीब शाह साहब बस बातें तकरीबन पूरी हो गई हैं।
और मेरी तरफ से भी बातें पूरी हैं। और जो भाई क्लास को लीव करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं। काइंडली अपना ग्रुप में जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों को क्लास जैसी भी लगी हो, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं तो फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। और साथ में जो है अपना एडमिशन वगैरह जल्द से जल्द कंफर्म करें और अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर अपने कोऑर्डिनेटर्स को दें ताकि आपका एलएमएस पोर्टल बने, ताकि आपके तमाम तर स्टडी मटेरियल और ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स और नोट्स आपको टाइमली शेयर किए जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की कीमती वक्त का। अब आप लोग इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।